हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे हीरो किन्मू की कहानी को। दरअसल हमारा हीरो किन्मू बचपन से ही ऐसे विलेज में पला बढ़ा जिसको कि डिसेबल विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले एल्डर्स में से किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं, मगर डिसेबल होने के बावजूद भी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो अब सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम एक टोकरी को देखते हैं जिसके अंदर एक बच्चा था जो की रो रहा था, और ये टोकरी पानी में तैरता हुआ डिसेबल विलेज के एल्डर्स के पास जा पहुंचा। दरअसल ये बच्चा और कोई नहीं हमारा हीरो किन्मू है, जिसको कि पहले तो ये एल्डर्स इस विलेज में रखने से मना कर रहे थे, मगर ग्रैनी सी किन्मू को अपने पास ही रखना चाहती है। इसी वजह से वो इस बारे में सीधा विलेज चीफ से बात करती है। तो विलेज चीफ इस बच्चे को यहाँ रखने की इजाजत दे चुके, क्योंकि किन्मू अभी बहुत ज्यादा छोटा है और वो इस डाजू कॉन्टिनेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विलेज चीफ के राजी होते ही एल्डर्स को भी यहाँ पे राजी होना पड़ा, जिसके बाद विलेज चीफ इस बच्चे का नाम किन्मू रखते हैं। अब यहाँ रात के वक्त एक डीमन लेडी किन्मू को मारने की कोशिश करती है, पर ग्रैनी सी के रहते हुए ये लेडी किन्मू का बाल भी बाका नहीं कर पाती। अब इसी तरह मुश्किलों और परेशानियों को झेलते हुए हमारा हीरो किन्मू इतना बड़ा हो चुका था कि वो अकेले ही पहाड़ियों में हब्स इकट्ठा करने जाया करता है। लेकिन इसी दौरान एक दिन वो पहाड़ी के चोटी पे ही सो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को ग्रैनी सी के सामने पाता है, जहाँ पे ग्रैनी सी किन्मू को डांटते हुए कह रही थी, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि शाम होते ही वापस विलेज आ जाया करो। तो किन्मू माफी मांगते हुए ग्रैनी सी से कहता है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा कि शाम होते ही मैं विलेज वापस आ जाऊँ। इसी के साथ हम अगले दिन किन्मू को विलेज चीफ से रात के वक्त बाहर न रहने के बारे में सवाल करते हुए देखते हैं। तो विलेज चीफ किन्मू को बताते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए तुम यहाँ के बारे में जितना कम जानोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिलहाल तुम बस ये याद रखो कि रात के वक्त बाहर रहना ऐसा है जैसे शेर के गुफा में रहना। रात के वक्त सबसे सेफेस्ट प्लेस हमारा ये विलेज है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैचूज मौजूद है जो कि रात की खा जाने वाली तारीकी से हमारी हिफाजत करती है। जो सुनने के बाद किन्मू गाय के साथ जंगल में चला गया, जिसके जाने के बाद ग्रैनी सी फिक्रमंद होते हुए कहने लगी थी कि अब तक किन्मू की स्पिरिट अवेकनिंग नहीं हुई, पता नहीं हमारे ना रहने पर वो डाजू कॉन्टिनेंट में कैसे सर्वाइव करेगा। तो ग्रैंडपा मास्ट कहने लगे कि आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्द 4 स्पिरिट ब्लड को किन्मू के लिए तलाश करने वाला हूँ। यकीनन स्पिरिट ब्लड को पीने के बाद किन्मू की अवेकनिंग हो जाएगी। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इधर किन्मू पे आया, जो अभी भी रात को बाहर न रहने के बारे में ही सोच रहा था, मगर उतने में ही ये गाय यहाँ पे अजीब तरह से बिहेव करने लगी। तो किन्मू यहाँ पे इसे शांत कराने की कोशिश करने लगा, मगर ये गाय यहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी वक्त ये गाय यहाँ पे किन्मू से उसके सर पे लगे हुए निडल को निकालने में हेल्प मांगने लगी। इस गाय को अचानक से बोलता हुआ देख किन्मू काफी ज्यादा हैरान हो चुका, साथ ही साथ वो सोच में भी पड़ चुका था कि उसे ये निडल निकालना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इस निडल को ग्रैनी सी इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे किन्मू को सोच में देख ये गाय उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी, ये कहते हुए कि उसने किन्मू को पूरे 11 साल तक अपना दूध पिलाया, तो क्या किन्मू उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद किन्मू फाइनली इस निडल को गाय के सर से निकाल चुका। इस निडल के निकलते साथ ही यहाँ पे वही डीमन लेडी आ गई जो कि बचपन में किन्मू को मारने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ग्रैनी सी ने उस वक्त इस लेडी को गाय के अंदर सील कर दिया था, मगर अब आजाद होते साथ ही वो सीधा किन्मू पे हमला कर चुकी, ये कहते हुए कि अब मैं अपने बदले की शुरुआत तुमसे करूंगी, फिर उस पूरे डिसेबल विलेज को जलाकर राख कर दूंगी, क्योंकि तभी जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जो कहते हुए वो किन्मू पे हमला करने लगती है, लेकिन किन्मू उसे चकमा देने के लिए कहता है कि ग्रैनी सी आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। ग्रैनी सी का नाम सुनने के बाद इस डीमन लेडी का ध्यान यहाँ पे भटक गया, जिस मौके का फायदा उठा के किन्मू यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन्मू के धोखे की वजह से इस लेडी को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में तुरंत ही किन्मू पे हमला करने जाने लगी। जो देखकर किन्मू यहाँ पे दोबारा से कहने लगा कि अच्छा हुआ ग्रैंडपा जू आप यहाँ पे आ गए। इस मर्तबा डीमन लेडी को लगा कि किन्मू पिछली बार की तरह ही झूठ बोल रहा है, इसी वजह से वो बिना रुके किन्मू की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसी वक्त सचमुच में ग्रैंडपा जू इस जगह पर आते हुए इस लेडी पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से किन्मू की यहाँ पे जान बच गई। अब ग्रैनी सी इस लेडी के पास जाते हुए इसे यहाँ पे अपने निडल से खत्म कर चुकी। जो देखने के बाद तो किन्मू थोड़ा सा हैरान हो गया और कहने लगा क्या सच में ये यहाँ पे मर गई। तो ग्रैंडपा जू कहने लगे कि ये डाजू कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तुम नर्व नहीं पड़ सकते, यहाँ जंगल का रूल चलता है, जो ताकतवर होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद ग्रैंडपा जू लेडी और गाय की डेड बॉडी को नदी में फेंक कर किन्मू को यहाँ से लेकर जाने लगे, और वहीं ये डेड बॉडी नदी के बहाव के साथ डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर चली गई, जहाँ पे लेडी के डेड बॉडी को रिवर सेट के एल्डर्स ने देख लिया। इस वजह से वो समझ चुके थे कि ये काम किसी डीमन कल्ट के बंदे का है। अब डीमन कल्ट के बंदे का पता लगाने के लिए ये एल्डर्स डाजू कॉन्टिनेंट जाने लगे। दरअसल रिवर सेट फ्लेम नेशन के अंदर आता है, और फ्लेम नेशन वाले बिल्कुल भी डीमन कल्ट को पसंद नहीं करते। अब इधर विलेज पहुंच के किन्मू को पता चला कि सभी ग्रैंडपास ने उसके स्पिरिट अवेकनिंग के लिए 4 स्पिरिट बीस्ट के डिसेंडेंट को कैप्चर किया है, साथ ही साथ उनके ब्लड से यहाँ अवेकनिंग रिचुअल भी परफॉर्म किया जा रहा है। अब विलेज चीफ किन्मू को बताते हैं कि सभी मॉर्टल्स के बॉडी में 7 ट्रेजरीज होते हैं, जिनको कि हमें अवेकनिंग प्रोसेस से अवेकन करना पड़ता है, बट ये अवेकनिंग प्रोसेस बस नॉर्मल लोगों के लिए होता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको की अवेकनिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका स्पिरिट एम्ब्रियो पहले से ही अवेकन होता है। और खुशकिस्मती से हम सभी ग्रैंडपास भी इन्हीं लोगों में आते हैं जो
जो सब बताने के बाद किन्मू को ग्रैंडपास चारों स्पिरिट ब्लड पीने को दे देते हैं, जिसको पीने के बाद भी यहाँ पे किन्मू का स्पिरिट अवेकन नहीं होता। इसी वजह से ग्रैंडपास को लगने लगा था कि किन्मू एक नॉर्मल मॉर्टल है जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकता। जो देखते हुए ग्रैंडपा माँ किन्मू को डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर भेजने का बोलते हैं, जिसपे ग्रैंडपा बुच्चर ग्रैंडपा माँ से कहने लगे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम किन्मू को मरवाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है जब हमारे दुश्मनों को किन्मू के बारे में पता चलेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसपे ग्रैंडपा माँ कहने लगे कि हम सभी बूढ़े हो चुके हैं, हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं, हमारा कोई भी भरोसा नहीं। इसी वजह से जब किन्मू के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो फिर किन्मू सर्वाइव कैसे करेगा? डाजू कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पावर्स का होना जरूरी है, बिना पावर्स के हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हमें किन्मू को यहाँ से बाहर भेजना ही होगा। किन्मू को ग्रैंडपा बुच्चर यहाँ से बाहर भेजने के लिए राजी नहीं थे, वो इस बात को लेके ग्रैंडपा माँ से झगड़ने लगे। ये देख के विलेज चीफ इन लोगों से कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? तुम लोगों को तो यहाँ पे खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारा किन्मू कोई मामूली मॉडल नहीं, हमारे किन्मू के पास ऐसी चीज है जो कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं। किन्मू के पास ओवरलॉर्ड बॉडी है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। तो मुझे लगता है कि किन्मू के पास ओवरलोड बॉडी होने की वजह से अभी तक किन्मू का स्पिरिट अवेकन नहीं हुआ, क्योंकि ये मामूली स्पिरिट अवेकनिंग प्रोसेस ओवरलोड बॉडी को अवेकन नहीं कर सकती। अगर ओवरलोड बॉडी को अवेकन करना है तो इसके लिए खूब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से अब तुम सभी मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें हर रोज किन्मू को कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि कड़ी ट्रेनिंग से ही किन्मू की ओवरलोड बॉडी अवेकन हो सकती है। और हाँ, ट्रेनिंग के साथ साथ किन्मू को स्पिरिट ब्लड भी पिलाओ, ताकि किन्मू जल्द से जल्द ओवरलोड बॉडी को अवेकन कर सके। ओवरलोड बॉडी का सुन के ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले कभी भी ओवरलोड बॉडी का नाम नहीं सुना। लेकिन विलेज चीफ के कहने पर ये लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि विलेज चीफ यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस पर्सन है, साथ ही साथ वो इन सभी ग्रैंडपास में सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। अब विलेज चीफ का ऑर्डर मिलते साथ ही किन्मू को इन लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। किन्मू ग्रैंडपा माँ, ग्रैंडपा बुच्चर और बाकी के सभी ग्रैंडपास से रोजाना ट्रेनिंग लेता। इस बीच उसके मन में ख्याल आया कि जब ग्रैंडपास जो इतने तेज भाग सकते हैं तो फिर उनके लेग को किसने काटा। इसी तरह किन्मू ग्रैंडपा माँ के बारे में भी सोचते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा माँ की थंडर बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल की है, तो फिर उनके राइट हैंड को किसने काटा होगा। साथ ही साथ ग्रैंडपा बुच्चर ब्लेड चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है, तो फिर उनको बीच से किसने काटा होगा। यही सब सोचते हुए किन्मू फैसला करता है कि चाहे ये सब किसी ने भी क्यों ना किया हो, वो एक दिन अपने ग्रैंडपास का हिसाब उनके गुनहगारों से जरूर लेगा। इसीलिए किन्मू जोश में आते हुए कहने लगा कि अब उसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो अब यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी विलेज चीफ किन्मू के पास आते हुए कहने लगे थे, सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें यहाँ पर अपने माइंड और शरीर को रिलैक्स करना होगा, ताकि सही तौर पर तुम ट्रेनिंग का फायदा उठा सको। जो कहने के बाद विलेज चीफ किन्मू को गाइडिंग स्किल सिखाने लगे, जिसको किन्मू बहुत ही मेहनत से रेगुलरली सीख रहा था। उसका अब हर रोज का बस एक ही काम था, ट्रेन, ईट और रिपीट। और ये सिलसिला तब तक चलने वाला है जब तक किन्मू अपने ओवरलोड बॉडी को अवेकन नहीं कर लेता। किन्मू को इतनी ज्यादा मेहनत करता देख ग्रैंडपा मास कहने लगे, किन्मू अभी से ही गाइडिंग स्किल को 50% तक मास्टर कर चुका है। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि तब क्या होगा जब किन्मू अपने ओवरलोड बॉडी को अवेकन कर लेगा। जिसपे विलेज चीफ कहने लगे, शायद तब किन्मू हम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। उनके ये कहते ही हम इधर किन्मू को देखते हैं, जो कि कई दिनों की ट्रेनिंग की वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था, मगर अब तक भी किन्मू की ओवरलोड बॉडी अवेकन नहीं हुई। इसी वजह से किन्मू यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहा है। लेकिन उतने में ही ग्रैनी सी किन्मू को आवाज देने लगी, क्योंकि आज ग्रैनी सी किन्मू को नीडल स्किल सिखाने वाली है। मगर किन्मू कहने लगा कि नीडल स्किल में खास क्या है, हम तो बस इसका यूज करते हुए कपड़े बुन सकते हैं। तो ग्रैनी सी कहने लगी, नीडल टेक्निक से हम कपड़े तो बुन सकते हैं, लेकिन ये कपड़े कोई मामूली ना होकर बहुत ज्यादा खास होते हैं, और ये बात तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। जो सुनकर किन्मू ग्रैनी सी की बातों पर यकीन कर चुका, क्योंकि किन्मू को लगता है कि ग्रैनी सी का एक मिस्टीरियस साइड भी है जो कि फिलहाल के लिए उसे नहीं पता। अब जंगल में आने के बाद ग्रैनी सी किन्मू को बताने लगी कि हर लिविंग बींग के पास 2 कपड़े होते हैं। पहला तो वो जिसे हम स्किन कहते हैं, और दूसरा कपड़ा लिविंग बींग का सोल होता है। जो कहते हुए ग्रैनी सी एक मैजिकल हिरन की परछाई से किन्मू के लिए एक खास कपड़ा तैयार कर चुकी, जिसको पहनने के बाद किन्मू मैजिकल हिरन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी यहाँ पे उन्हीं लोगों की एंट्री हुई जिसे हमने कुछ देर पहले डाजू कॉन्टिनेंट के बाहर देखा था। अब ये अल्टर ग्रैनी सी से कहने लगा, हमने सोचा भी नहीं था कि डीमन कल्ट का कोई बंदा अभी तक भी जिंदा होगा, वो भी इस डाजू कॉन्टिनेंट में। तो ग्रैनी सी कहने लगी, मिस्टर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये एल्डर कहने लगा, हम लोग ली रिवर साइड के 5 ग्रेट एल्डर्स है, और डीमन कल्ट को खत्म करने के वक्त हम लोग भी यान किंगडम के साथ थे, इसलिए हमारे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। जो सुन के ग्रैनी सी समझ चुकी थी कि अब उन्हें इन लोगों से फाइट करना ही होगा, लेकिन किन्मू के रहते हुए वो यहाँ पे इन लोगों से अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से वो किन्मू से कहती है, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस यहाँ से भागने पर फोकस करो और मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। ये लोग बस इंसान के ख्याल में कुछ मामूली डीमंस है जो खुद को राइचियस और बाकियों को डिमोनिक बताते हैं। जो सुनते साथ ही किन्मू यहाँ से बहुत ही तेजी में भागने लगा। तो ली रिवर साइड के एल्डर्स ने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स को किन्मू के पीछे भेज दिया, ये कहते हुए कि आज के दिन इस डिमोनिक चाइल्ड को जिंदा मत छोड़ना। अब जैसे ही इन डिसाइपल्स को ग्रैनी सी किन्मू के पीछे जाते हुए देखती है, वैसे ही वो इन डिसाइपल्स पे हमला कर चुकी, लेकिन इन 5 एल्डर्स ने ग्रैनी सी के अटैक को ब्लॉक कर लिया। साथ ही में ये लोग ग्रैनी सी के ऊपर हमला भी कर देते हैं। इसी के साथ हम इधर पे किन्मू को देखते हैं, जो इन डिसाइपल्स से बचते हुए भाग रहा था, मगर ये लोग किन्मू का पीछा छोड़ने के लिए
लिए राजी ही नहीं थे। इसी वजह से अब किन्मू इन लोगों को गुमराह करने के लिए मैजिकल डियर्स के झुंड में घुस गया, जो देख के अब ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। मगर मिस्टर क्यू जो इस टीम का लीडर था वो सीधा इन हिरणों को मारने का ऑर्डर दे चुका। तो ये लोग बस अब किन्मू को पकड़ने के लिए इन हिरणों को जान से मारने लगे, वो भी बिना कोई रहम के। ये देखकर किन्मू यहाँ से भागने लगा। साथ ही में वो सोच रहा था कि ग्रैनी सी ने बिल्कुल सही कहा था, ये लोग इंसान के ख्याल में वो डीमन है जो कि बेकसूरों को डीमन समझते हैं। किन्मू को यहाँ से भागते हुए ये लड़की देख लेती है, इस वजह से वो किन्मू के ऊपर अपने शॉट से हमला करने लगी। मगर किन्मू इस लड़की के हर अटैक से खुद को बचा ले रहा था, लेकिन ये ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं होने वाला था, क्योंकि ये लड़की दूर से भी अपने शॉट को कंट्रोल कर पा रही थी। अब किन्मू जैसे ही देखता है कि ये लड़की बिना शॉट को टच किए हुए शॉट को कंट्रोल कर पा रही है, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने शॉट को मैनिपुलेट करने का इस तरह का तरीका नहीं देखा था। तभी किन्मू को पता चला कि ये लड़की एक पतले सिल्वर थ्रेड से शॉट को कंट्रोल कर रही है, और ये थ्रेड इस लड़की की वाइटल एनर्जी से बनी है। उतने में ही किन्मू हिरन के खाल से बाहर निकलने का सोचने लगा, क्योंकि हिरन के फॉर्म में किन्मू भले ही तेज है मगर फ्लेक्सिबल नहीं। इसी वजह से इस लड़की के कुछ अटैक्स किन्मू को हिट हो गए थे। अब इधर किन्मू हिरन के खाल से बाहर आने के लिए इस लड़की के अटैक के सामने आ गया, जिस वजह से किन्मू हिरन के खाल से बाहर आ गया। मगर उतने में ये लड़की अपने शॉट को किन्मू के ऊपर थ्रो कर चुकी, जिससे किन्मू यहाँ पे बाल बाल बचता है। जिसके बाद किन्मू तुरंत ही यहाँ से भागने लगा। किन्मू को अभी तक भी जिंदा देखकर ये लड़की यहाँ पे अपने खास शॉट स्किल का यूज करने का फैसला करती है, जिसमें कि ये लड़की अपने मल्टीपल शॉटों से किन्मू के ऊपर एक साथ हमला करने लगी। अब इस लड़की को एक साथ इतने सारे शॉट्स को कंट्रोल करता हुआ देख किन्मू यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही अब वो फिलहाल के लिए विलेज न जाने का फैसला करता है, क्योंकि किन्मू को लगता है कि इन लोगों की वजह से विलेज के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तभी एक शॉट सीधा आके किन्मू के बॉडी पे लग गया, मगर फिर भी यहाँ पे किन्मू को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा किन्मू के बॉडी से टकरा के ये शॉट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि किन्मू के ग्रैंडपास ने किन्मू को ट्रेन करने के लिए उसके बॉडी पे वजनदार लोहे का आर्मर चढ़ाया था। अब किन्मू इन सभी आयरन आर्मर को अपनी बॉडी से डिसमेंटल कर लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे हल्की हो गई। साथ ही में अब किन्मू यहाँ पे अच्छी तरह से मूव भी कर पा रहा था। उतने में ही किन्मू मास्टर जू का सिखाया हुआ हेवनली लेग टेक्निक भी यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा, तो इसी वजह से किन्मू की रफ्तार और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब किन्मू कुछ ही पल में ली रिवर सेट के डिसेबल्स को अपने पीछे भगाते हुए एक वैली में लेके आ गया, और ये वैली दिखने से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इसी वजह से ली रिवर सेट के डिसेबल्स यहाँ पे संभल संभल के आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे किन्मू एक चट्टान के ऊपर छुपा हुआ था, बट उतने में ही किन्मू के पीछे एक बहुत ही बड़ी आंख खुल गई, और ये बड़ी सी आंख और किसी की नहीं, इस वैली के मास्टर डीमन एप की थी। दरअसल किन्मू डीमन एप के ऊपर खड़ा हुआ था। डीमन एप के जागते ही ये पूरी जगह बुरी तरह से शेक करने लगती है। उसी वक्त मौका मिलते ही मिस्टर क्यू किन्मू के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी डीमन एप इन दोनों के बीच में आ गया। डीमन एप की वजह से मिस्टर क्यू किन्मू को मार नहीं पाता, साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। तभी डीमन एप ली रिवर सेट के डिसेबल्स को गुस्से में कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। अभी डीमन एप ने यहाँ पे ये कहा था कि तभी हम किन्मू को देखते हैं जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ पे मरने का नाटक करने लगा। मगर किन्मू का नाटक यहाँ पे काम नहीं आता, क्योंकि इस लड़की को पता चल चुका था कि किन्मू नाटक कर रहा है। उतने में ही किन्मू डीमन एप से बचने के लिए यहाँ पे हिरन की आवाज निकालने लगा। हिरन की आवाज की वजह से यहाँ पे सचमुच में एक हिरन आ गई, जो इस जगह पे खून के आंसू रोते हुए डीमन एप को सारी चीजें बताने लगती है कि किस तरह ली रिवर सेट के डिसेबल्स ने उसके पूरे झुंड को खत्म कर दिया। जो जानने के बाद अब डीमन एप ली रिवर सेट के डिसेबल्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में ली रिवर सेट के डिसेबल्स के ऊपर हमला करने लगता है। तो ये लोग डीमन एप के अटैक से बचने के लिए यहाँ से भागने लगे। वहीं पे हम इधर पे किन्मू को देखते हैं जो वैली से दूर आ गया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मू को ढूंढते हुए हिरनों के झुंड के पास आ गई, जहाँ पे वो अपने सामने हिरनों को मरा हुआ देखती है। इसी वजह से उन्हें किन्मू की फिक्र होने लगी। उतने में ये पांचों एल्डर्स ग्रैनी सी के पास आकर ग्रैनी सी के ऊपर हमला कर चुके, लेकिन ग्रैनी सी उल्टा इन एल्डर्स के अटैक को डॉज करते हुए इन्हें यहाँ पे ट्रैप कर चुकी। और अब ग्रैनी सी अपने सीजर को निकालते हुए इन एल्डर्स से कहने लगती है, कई सालों से मैंने इंसानी खाल से कपड़े नहीं बनाए, फाइनली अब जाके मुझे इंसानी खाल से कपड़े बनाने का मौका मिल रहा है। जो कहते हुए ग्रैनी सी अपने सीजर के साथ इन एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी इन एल्डर्स का लाइफ सेविंग ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें से हजारों शॉट्स निकल के ग्रैनी सी के ऊपर हमला करने लगे। वहीं एल्डर्स कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगा तुम हमें आसानी से मार लोगी, अब तुम भी अपने डीमन चाइल्ड के पास जाने वाली हो, इसलिए तैयार हो जाओ उससे रियूनाइट होने के लिए। इस एल्डर के ये कहते ही हम डीमन एप को देखते हैं जो ली रिवर सेट के डिसेबल्स के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, मगर ली रिवर सेट के डिसेबल्स वक्त रहते ही डीमन एप की टेरिटरी से बाहर आ गए, इसीलिए इनकी जान यहाँ पे बच गई, क्योंकि डीमन एप आसानी से अपनी टेरिटरी छोड़ के बाहर नहीं आएगा। तभी एक बंदा कहता है कि डीमन एप से बचने की चक्कर में हमने उस बच्चे को खो दिया, पता नहीं अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे। तो ये लड़की कहने लगी कि आखिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तक वो बच्चा हमारे हाथ से निकला नहीं है, हम चाहे तो अभी भी उस बच्चे को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल मार्क लगाया था। जो कहने के बाद ये लड़की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए किन्मू के लोकेशन को ट्रैक करने लगी। इसी वजह से उसे यहाँ पे किन्मू का लोकेशन पता चल गया। तो अब ये सभी तुरंत ही किन्मू की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। वहीं किन्मू इन सब चीजों से अनजान सोच रहा था कि रात होने से पहले उसे विलेज पहुंचना होगा, मगर
लगता नहीं कि वो रात होने से पहले विलेज पहुंच पाएगा, इसलिए उसे डार्कनेस से बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जो कहते कहते किन्मू को ग्रैनी सी की एक बात याद आ गई। दरअसल ग्रैनी सी ने एक मर्तबा किन्मू से कहा था कि जब कभी भी तुम रात होने से पहले विलेज ना पहुंच पाओ तो इस हालत में तुम मैजिकल बीस्टों को फॉलो करना। जो याद आते ही किन्मू तुरंत ही एक बर्ड को फॉलो करने लगा। तभी यहाँ पे किन्मू की वाइटल एनर्जी खत्म होने लगी, तो किन्मू वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए भागते भागते ही गाइडिंग स्किल का यूज करने लगता है। इसी चक्कर में किन्मू को एक फायदे की बात पता चली, और वो ये थी कि जब किन्मू भागते भागते गाइडिंग स्किल को यूज करेगा तो उसकी वाइटल एनर्जी जल्दी बढ़ेगी। इसी के साथ किन्मू को अपने सोल सी में एक मिस्टीरियस बॉल दिखाई दिया, जो कि किन्मू को खुद की तरफ बुला रहा था, मगर किन्मू उसके पास नहीं जा पाता क्योंकि एक इनविंसिबल बैरियर किन्मू को यहाँ पे रोक रहा है। इधर ग्रैनी सी ने लाइफ सेविंग ट्रेजर के सभी शॉट्स को ब्लॉक करते हुए ब्रेक कर दिया था। जो देख के एल्डर कहने लगा कि इस ट्रेजर में पूरे 6842 तलवारें थी, जिसको कि कोई मामूली बंदा तो ब्रेक नहीं कर सकता, वो भी इतने क्लोज डिस्टेंस में। जरूर तुम डीमन कल्ट की कोई हाई लेवल की एक्सपर्ट होगी। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ग्रैनी सी अपने पीठ पे लगे हुए शॉट को बाहर निकाल चुकी, जिस वजह से उनकी पीठ से यहाँ पे हवा निकलने लगा। जो देख के एल्डर कहने लगता है कि इसका मतलब ये तुम्हारी रियल बॉडी नहीं, तुमने किसी और की बॉडी पोजेस किया है। तो ग्रैनी सी कहने लगी तुम्हारी वजह से मेरी ये बॉडी डैमेज हो गई। ग्रैनी सी की रियल वॉइस सुन के ये एल्डर उनकी असली आइडेंटिटी को पहचान चुका, इसलिए वो हैरान होते हुए कहने लगा था तुम तो डीमन कल्ट के लीडर की वाइफ हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ग्रैनी सी हमेशा के लिए इस एल्डर के समेत सभी एल्डर्स को खामोश कर चुकी। इन लोगों को खत्म करने के बाद ग्रैनी सी यहाँ छुपे हुए ग्रैंडपा जू से कहने लगती है जल्दी से बाहर आ जाओ और बताओ कि तुम यहाँ पे कब से छुपे हुए हो। तो ग्रैंडपा जू कहने लगते हैं मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैं तो बस अभी यहाँ पे आया हूँ। जिसपे ग्रैनी सी कहने लगी अच्छा हुआ कि तुमने कुछ भी नहीं सुना, वरना तो मजबूरन मुझे तुम्हारी जुबान सिलनी पड़ती। तो ग्रैंडपा जू कहने लगते हैं मैंने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जिस स्टोरी में एक डीमन एम्परर अपनी डीमन क्वीन को डिवोर्स देते हुए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर चुका था, मगर शादी की पहली ही रात में उस लड़की ने डीमन एम्परर को कत्ल कर दिया। तो ग्रैनी सी कहने लगी जब मैं जवान हुआ करती थी तब मैंने एक महान चोर की कहानी सुनी थी। जो चोर इतना ज्यादा तेज था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसने अपने लेग्स को गॉड लेवल तक मास्टर कर लिया था। मगर एक दिन उसने फ्लेम नेशन के इंपीरियल डिस्क को चोरी करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब तो हो गया, लेकिन नेशन मास्टर ने उसकी एक डिवाइन लेग काट दी। और नेशन मास्टर ने अभी तक भी उस चोर की डिवाइन लेग को संभाल के अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो उस डिवाइन लेग को उसके ओनर तक पहुंचाना चाहता है। दरअसल ये दोनों कहानियां ग्रैनी सी और ग्रैंडपा जू की है। तो अब ग्रैंडपा जू ग्रैनी सी से कहने लगे कि हम दोनों भी एक ही विलेज से है, इसीलिए हम दोनों ने भी एक दूसरे के राज को छुपाना चाहिए। देखो अब से ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ सुन सकता हूँ। तो ग्रैनी सी कहने लगी इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम किन्मू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओ। तो ग्रैंडपा जू कहने लगते हैं तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं किन्मू को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी ग्रैनी सी ग्रैंडपा जू से सवाल करते हुए पूछने लगती है कहीं इस जगह पे तुम्हें किन्मू ने मेरी मदद करने को तो नहीं भेजा। जिसपे ग्रैंडपा जू कहते हैं नहीं, मुझे तो विलेज चीफ ने भेजा है। जो सुन के ग्रैनी सी को किन्मू की फिक्र होने लगी, इसलिए वो तुरंत ही परेशान होते हुए यहाँ से जाने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि रात होने से पहले हमें किन्मू को ढूंढना होगा। इधर हम किन्मू को देखते हैं जो भागते हुए कह रहा था कि अगर मैं जल्दी उस जगह पे नहीं पहुंचा जहाँ पे मैजिकल बीस्ट रात को ठहरते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम ली रिवर सेक्ट के डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि किन्मू को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भी पता था कि रात के वक्त डाजू कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता। तभी किन्मू को डाजू कॉन्टिनेंट के सभी मैजिकल बीस्ट एक और जाते हुए दिखाई दिए। तो किन्मू भी फटाफट से इन मैजिकल बीस्टों का पीछा करते हुए एक फ्लाइंग बीस्ट पे लटक गया, ताकि वो अंधेरा होने से पहले सेफ प्लेस पे पहुंच जाए। इधर ये ली रिवर सेक्ट के डिसाइपल्स भी किन्मू का पीछा करते हुए मैजिकल पास में पहुंच गए, लेकिन इनके दो साथी वक्त रहते ही मैजिकल पास में इंटर नहीं हो पाए, जिस वजह से वो डार्कनेस के शिकार हो जाते हैं। डार्कनेस के कांटेक्ट में आने की वजह से उनकी बॉडी तुरंत ही एक स्केलेटन में बदल गई। जो देख के ये लड़की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा गई। तो मिस्टर क्यू इस लड़की को शांत कराते हुए कहने लगा कि मिस किन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हमारे ये दोनों साथी मरे नहीं है, वो तो डीमन चाइल्ड को खत्म करने के लिए शहीद हुए हैं। इस खौफनाक नजारे को देख किन्मू भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था, और अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसके ग्रैंडपास रात को बाहर रहने से उसे मना करते हैं। उतने में ही मिस्टर क्यू का एक साथी किन्मू को मारने जाने लगा, मगर मिस्टर क्यू उसे रोक देता है, क्योंकि सभी बीस्ट इन्हें ही घूर रहे थे। जो देखने के बाद किन्मू समझ गया था कि यहाँ पे किसी का भी फाइट करना मना है। तो अब किन्मू मनी मन सोचते हुए कहने लगा कि इंसानों से बेहतर तो ये मैजिकल बीस्ट होते हैं, ये लोग सर्वाइवल के लिए किसी भी रूल को नहीं तोड़ते। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के डिजेबल विलेज में ग्रैंडपा जू पे आया, जो कि पूरे विलेज में किन्मू को ढूंढ रहे थे, मगर किन्मू उन्हें कहीं भी नहीं मिला। जो बात आके वो सीधा ग्रैनी सी को बता चुके। तो ग्रैनी सी किन्मू के लिए परेशान होने लगी। साथ ही साथ अब वो किन्मू को ढूंढने के लिए इस स्टैचू को लेके बाहर जाने लगती है, मगर विलेज चीफ ग्रैनी सी को अभी बाहर जाने से मना कर रहे हैं। तो ग्रैनी सी कहने लगती है अगर हम किन्मू को नहीं ढूंढेंगे तो पता नहीं किन्मू का क्या होगा। जिसपे विलेज चीफ कहते हैं हम सभी ने किन्मू को बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए अगर वो सच में जिंदा रहना चाहता होगा तो वो जरूर जिंदा रहेगा। विलेज चीफ के ये कहते ही हम इधर पे किन्मू को देखते हैं जो स्लिंग शॉट बनाकर ली रिवर सेक्ट के डिसाइपल से लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि
क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सुबह होते ही ये लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे। इधर ये लड़की किन एक जेड टेबलेट को यहाँ पे पढ़ रही थी, जिसपे पुराने डाजू कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ था, जिसको देखकर मिस्टर क्यू कहने लगा डाजू कॉन्टिनेंट में पहले के वक्त डिवाइन किंगडम हुआ करता था, तो शायद ये उसी डिवाइन किंगडम का रिलीक है। जो कहने के बाद वो अपने साथियों के साथ अलग अलग होकर इस जगह को सर्च करने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं उन्हें यहाँ पे कोई एक आध डिवाइन ट्रेजर मिल गया तो वो माला माल हो जाएंगे। इन लोगों को देखकर किन्मू कहने लगा अगर इन लोगों को सच में कोई ट्रेजर मिल गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तभी मिस्किन बहुत जोर से चिल्लाने लगी। मिस्किन को चिल्लाता हुआ देख उसके साथी तुरंत ही उसके पास आ गए, जहाँ पे आके उन्होंने देखा कि इस जगह पे तो काफी सारे कल्टीवेटर्स के स्केलेटन मौजूद है, जो कि लाइन से एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। इन लोगों के पीछे पीछे किन्मू भी आ गया, जो कि इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि आखिर इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक ही पोजीशन में किसने मारा होगा। तभी इस लड़की को एक स्केलेटन के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा रेयर डिवाइन पल दिखाई दिया, जिसको देख के ये बंदा कहने लगता है कि ये अकेला पल ही पूरे ली रिवर सेक के खजाने से 100 गुना ज्यादा कीमती है। अगर ये लोग इसे हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर नेशन मास्टर जरूर इन्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन से नवाजेगा, और तो और ये लोग चाहे तो खुद का सेक्ट भी बना सकते हैं। जो सुन के मिस्टर क्यू के मन में लालच आ गया, मगर वो खुद जाकर इस पल को नहीं लेता, वो अपने जूनियर को इस पल को लाने को बोलता है, क्योंकि मिस्टर क्यू एक नंबर का डरपोक इंसान है। अब मिस्टर क्यू का जूनियर जैसे ही इस पल को लेने की कोशिश करता है, वैसे ही स्केलेटन के हाथ में रखा हुआ दूसरा ब्रश ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि तुरंत ही इस जूनियर को यहाँ पे खत्म कर चुका। जो देखने के बाद मिस्किन मिस्टर क्यू से कह रही थी कि अब इस ग्रुप में हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, पता नहीं वापस जाने के बाद हम मास्टर्स को क्या जवाब देंगे। जिसपे मिस्टर क्यू कहता है कि हम एल्डर्स को बताएंगे कि हमारे तीनों साथी डीमन चाइल्ड की वजह से मारे गए। जो सुनके किन्मू को मिस्टर क्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मिस्टर क्यू अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किन्मू को बलि का बकरा बनाना चाहता है। उतने में ही डार्कनेस इस जगह पे हावी होने लगा, मगर तभी ये स्केलेटन अवेकन हो गई, जो अपने बाकी के साथियों को भी अवेकन करने लगी। और अब ये सभी स्केलेटन जो अवेकन हो चुके थे वो सभी डार्कनेस के साथ फाइट करने लगे। इन स्केलेटन्स को अवेकन देखकर मिस्टर क्यू तुरंत ही इन स्केलेटन्स के सामने झुक गया। साथ ही में वो मिस्किन को भी यहाँ पे झुकने को कहता है, क्योंकि ये स्केलेटन्स और कोई नहीं डिवाइन किंगडम के गॉड्स है। ये सब देखकर किन्मू कहने लगा अच्छा तो इस जगह पे ये स्केलेटन्स यहाँ पे मैजिकल बीस्टों की हिफाजत करते हैं। तभी इस जगह पे डार्कनेस का डीमन लॉर्ड आ गया, जो कि इन गॉड्स के साथ फाइट बैक करने लगा, वो भी अजीब तरह की चैंटिंग करके। तो ये गॉड्स भी यहाँ पे चैंटिंग करने लगे। ये देख के किन्मू को याद आया कि उसके सोलसी में जो बॉल है उसके अंदर से भी कुछ इसी तरह की आवाज आ रही थी। तो किन्मू अपने ओवरलोड बॉडी को अवेकन करने के लिए तुरंत ही डिवाइन और डीमन साउंड के बीच में बैठ गया, जहाँ पे वो इन दोनों साउंड्स को दोहराने लगा, जिस वजह से उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई, और ये ताकत डिवाइन डीमन रेजोनेंस की ताकत थी। तो किन्मू कहने लगा कहीं मैं सच में कोई डीमन चाइल्ड तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डीमन चाइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है। जो कहने के बाद किन्मू एक जोरदार पंच अपने सोलसी में मौजूद इनविजिबल बैरियर पे मार चुका, जिस वजह से ये बैरियर यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक हो गया, और स्पिरिट एम्ब्रियो की वाइटल एनर्जी भी यहाँ पे थोड़ी सी लीक हो गई, मगर तुरंत ही ये बैरियर यहाँ पे खुद को हील भी कर लेता है। ये देख के किन्मू कहने लगता है इस बैरियर के पास तो खुद को हील करने की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी भी मौजूद है। खैर आज नहीं तो कल इस बैरियर को मैं तोड़ के ही रहूंगा, फिर चाहे इसके पास कौन सी भी एबिलिटी क्यों ना हो। जो कहने के बाद किन्मू स्पिरिट एम्ब्रियो से लीक हुई वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। वहीं बाहर की तरफ मिस्टर क्यू और मिस्किन किन्मू को ऐसा करता हुआ देखकर कहने लगे शायद ये डीमन चाइल्ड यहाँ पे खुद को मारना चाहता है। अभी इन लोगों का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी किन्मू खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था। अब किन्मू इसी तरह से ये रात कल्टीवेट करके बिता देता है। वहीं सुबह होने की वजह से डार्कनेस भी खत्म हो गया और सभी गॉड्स वापस स्केलेटन्स में तब्दील हो गए। तो किन्मू इन गॉड्स को दिल से रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोग डाजू कॉन्टिनेंट से क्यों चले गए, मगर हमारे इस डाजू कॉन्टिनेंट को डार्कनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी किन्मू का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी मिस्टर क्यू और मिस्किन किन्मू के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए। अब इन दोनों को अपने सर पे खड़ा हुआ देख किन्मू तुरंत ही अपने स्लिंग शॉट से इन दोनों पे हमला कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे स्मोक फैल गया, जिस मौके का फायदा उठा के किन्मू यहाँ से छुपके से निकलने लगा। किन्मू को यहाँ से छुपके से भागते हुए मिस्किन देख लेती है, इसी वजह से वो अपने शॉट से किन्मू पे हमला करने जाने लगी, मगर मिस्टर क्यू उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि गलती से भी मिस्किन का अटैक अगर इन मैजिकल बीस्टों को लग गया तो फिर इनके लिए यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मिस्टर क्यू मिस्किन से कहता है कि तुम बाहर जाके किन्मू का ध्यान भटकाना, तब तक मैं पीछे से मौका मिलते ही किन्मू पे एक सरप्राइज अटैक कर दूंगा, जिससे यकीनन किन्मू एक ही बार में नॉकआउट हो जाएगा। ये सुनते साथ ही मिस्किन तुरंत ही किन्मू पे हमला करने जाने लगी। वहीं पीछे की ओर मिस्टर क्यू किन्मू को नॉकआउट करने का एक सही वक्त ढूंढ रहा था। अब मिस्किन किन्मू के साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगती है, जहाँ पे वो क्लोज कॉम्बैट में खुद को किन्मू से सुप्रीम समझ रही थी, मगर किन्मू तुरंत ही मिस्किन के इस वहम को ग्रैंडपा ज़ू के हेवनली लेग टेक्निक से तोड़ देता है। किन्मू का लेग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस्किन किन्मू के कुछ ही अटैक्स में ढेर हो गई। हालांकि मिस्टर क्यू चाहता तो मिस्किन को बचा सकता था, मगर वो यहीं पे मिस्किन को मरने के लिए छोड़ देता है और अब वो सीधा किन्मू पे हमला करने जाने लगता है।
जहाँ पे उसके पास किन्मू के अगेंस्ट कल्टीवेशन के साथ साथ वेपन का भी अपर हैंड था। इसी वजह से वो शुरुआत में किन्मू पे भारी पड़ने लगा, लेकिन किन्मू तुरंत ही कमबैक मारने के लिए एक लकड़ी के अंदर अपनी वाइटल एनर्जी डालते हुए यहाँ पे ग्रैंडपा बुचर के ब्लेड टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से किन्मू कुछ ही देर में यहाँ पे कमबैक भी कर चुका। साथ ही साथ अब वो मिस्टर क्यू को डोमिनेट भी कर रहा था। दरअसल ऐसा बस ग्रैंडपा बुचर के ब्लेड टेक्निक्स की वजह से हो पा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे किन्मू ग्रैंडपा बुचर के ब्लेड टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा था वैसे वैसे उसकी स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जब मिस्टर क्यू देखता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो किन्मू से बहुत ही जल्द हार जाएगा, तो तभी वो यहाँ पे अपने मल्टीपल शॉटों को समन करते हुए किन्मू पे हमला करने लगता है, इस उम्मीद में कि किन्मू इतने सारे शॉट्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन किन्मू इस टूटी हुई लकड़ी से ही इन सभी शॉट्स को काउंटर कर लेता है। ये देखने के बाद मिस्टर क्यू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा किन्मू एक मामूली सा मॉडल होने के बावजूद भी वो मुझ जैसे स्पिरिट एम्प्योर रिलम के पीक के कल्टीवेटर को हरा पा रहा है। अभी मिस्टर क्यू ये सोच ही रहा था कि तभी किन्मू मिस्टर क्यू पे अटैक करते हुए उसे यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन इस चक्कर में किन्मू की वाइटल एनर्जी भी ड्रेन हो गई। जिस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर क्यू किन्मू को मारने के लिए उसके ऊपर अपने सॉडो को रिलीज कर देता है, जो देख के किन्मू को ग्रैनी सी की एक बात याद आ गई कि चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जब बात तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे आ जाए तब तुम अपनी पूरी जान लगा देना खुद को बचाने के लिए। जो याद आते ही किन्मू अपनी आखिरी बची हुई वाइटल एनर्जी का यूज करके मिस्टर क्यू के अटैक को डॉज करते हुए सीधा इस लकड़ी को मिस्टर क्यू के गर्दन में घुसा चुका। इस वजह से मिस्टर क्यू यहाँ पे तुरंत ही मारा जाता है। वहीं हम मिस किन को देखते हैं जो अभी तक भी जिंदा थी और वो मिस्टर क्यू के पास से गुजर गई, मगर वो मिस्टर क्यू को इग्नोर मार देती है क्योंकि मिस्टर क्यू ने पहले उसे इग्नोर मार दिया था। अब इधर हम किन्मू को देखते हैं जो थक हार के एक जगह पे ठहर गया, बट उतने में ही मिस्किन अपने शॉट को लेके आके किन्मू को मारने जाने लगी, लेकिन मिस्किन का शॉट किन्मू के गर्दन के पास आके रुक जाता है क्योंकि एन मोमेंट में ग्रैनी सी इस जगह पर आकर मिस्किन के शॉट को अपने धागों से जकड़ चुकी। ग्रैनी सी को यहाँ पे देखकर किन्मू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे किन्मू के बाकी के ग्रैंडपास भी एक एक करके आने लगे, तो किन्मू कहने लगा कि आखिर आप सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे ग्रैनी सी कहने लगी हम सभी ने बहुत मेहनत और प्यार से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसलिए भला हम लोग यहाँ पे क्यों ना आते। अब ग्रैनी सी से मिस्किन सवाल करते हुए पूछने लगी कि मेरे मास्टर्स किधर पे है, तो ग्रैनी सी मिस्किन को बताती है कि उन्होंने तो उसके 5 मास्टर्स को खत्म करके उनके खाल से कपड़ा बना दिया, जो सुनते साथ ही मिस्किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से वो तुरंत ही ग्रैनी सी पे हमला करने जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा बुच्चर इस जगह पर आते हुए मिस्किन का काम तमाम कर चुके। ग्रैंडपा बुच्चर को यहाँ पे देखने के बाद किन्मू उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर आप यहाँ पे कब आए, तो ग्रैंडपा बुच्चर किन्मू को जवाब देते हुए बताने लगे कि वो तो यहाँ पे तब से है जब से उसकी फाइट मिस्टर क्यू से हो रही थी। ये जानने के बाद किन्मू अपने सभी ग्रैंडपा से नाराज होते हुए कहने लगा कि आप लोग यहाँ पे काफी देर से मौजूद थे, मगर फिर भी आप मुझे बचाने के लिए बाहर नहीं आए, कहीं अगर मुझे कुछ हो जाता तो। किन्मू की बात सुनकर ग्रैंडपा भी कहने लगे कि तुम्हारे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है तो भला तुम्हें कहाँ कुछ हो सकता है। ग्रैंडपा भी ब्लाइंड होने की वजह से दूसरी तरफ देखते हुए ये सब बोल रहे थे, तो किन्मू कहने लगा ग्रैंडपा भी मैं इधर हूँ, आखिर आप उधर किससे बात कर रहे हो। ये सब देख के ग्रैंडपा बुच्चर को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे जोरों से हंसने लगे। तभी विलेज चीफ किन्मू से सवाल करते हुए पूछने लगे चलो बताओ कि आज के दिन तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तो किन्मू कहने लगा आज के दिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, मगर फिर भी अभी तक भी मेरी ओवरलॉर्ड बॉडी अवेकन नहीं हुई। किन्मू को निराश होता हुआ देख ग्रैनी सी किन्मू से कहने लगी तुम्हें यूं उदास नहीं होना चाहिए, आज नहीं तो कल तुम यकीनन ओवरलॉर्ड बॉडी को अवेकन कर लोगे, जिसके बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सुन के किन्मू मोटिवेट हो गया और तुरंत ही वो यहाँ पे स्पिरिट ब्लड पीने को मांगने लगा, तो ग्रैंडपा मास किन्मू को स्पिरिट ब्लड पीने को दे देते हैं, जिसको पीने के बाद किन्मू सभी ग्रैंडपास को बताने लगा कि उसने गाइडिंग स्किल का यूज करके वाइटल एनर्जी को जल्द से जल्द बढ़ाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, और वो तरीका है भागते हुए गाइडिंग स्किल का यूज करना। जो कह के किन्मू इस तरीके को अपने सभी ग्रैंडपास को प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा। किन्मू के इस तरक्की को देख सभी ग्रैंडपास किन्मू के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गए। इधर हम किन्मू को देखते हैं जो भागते हुए गाइडिंग स्किल के साथ साथ डिवाइन और डिमोनिक मंत्रास को भी चैंट करने लगा, ताकि वो जल्द से जल्द अपने सोल सी में मौजूद इनविंसिबल बैरियर को ब्रेक करके ओवरलोड बॉडी को अवेकन कर सके। किन्मू को एक साथ डिवाइन और डिमोनिक मंत्रास को चैंट करता हुआ देख विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कोई भी आज तक डिवाइन और डिमोनिक पावर्स को एक साथ यूज नहीं कर पाया है। यूज करने की तो दूर की बात है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। उतने में ही हम किन्मू को देखते हैं जो पानी में छलांग लगा चुका, जिस वजह से पानी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से सभी ग्रैंडपास का ध्यान किन्मू के ऊपर आ जाता है। तभी इस धमाके की साउंड सुनकर डीमन एप भी किन्मू की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसी वक्त ग्रैंडपा माँ डीमन एप को डराकर यहाँ से भगा देते हैं। अब अभी से ही किन्मू के लिए परेशानियों को आता हुआ देख ग्रैनी सी किन्मू की फिक्र करने लगी, मगर ग्रैंडपा भी कहने लगे अब किन्मू को लेके ग्रैनी सी तुम फिक्र करना छोड़ दो, हम उसे ट्रेनिंग देंगे तो वो वक्त के साथ खुद ब खुद ही मुश्किलों से डील करना सीख जाएगा। जो कहने के बाद ग्रैंडपा भी किन्मू के पास जाने लगे, तो बाकी के ग्रैंडपास भी किन्मू की तरफ जाने लगते हैं। वहीं किन्मू तो मजे से पानी में डुबकियां लेते हुए नहा
रहा था। उसे तो डीमन एप के बारे में पता भी नहीं चला। साथ ही साथ किन्मू यहाँ पे नहाते हुए गाइडिंग स्किल और डिवाइन डीमन रेजोनेंस को भी प्रैक्टिस कर रहा था। अब हम रात के वक्त किन्मू को विलेज में सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसके सोल्सी में डिवाइन डीमन रेजोनेंस आपस में ही क्लैश करने लगे। लेकिन किन्मू का जेड पेंडेंट डिवाइन डीमन रेजोनेंस को शांत कर देता है। बट इस तरह का फिनोमिना किन्मू के साथ रोजाना हो रहा था, जो देख के ग्रैनी सी को किन्मू की हेल्थ की चिंता होने लगी। इसी वजह से ये बात उन्होंने जाके विलेज चीफ को बताया। तो विलेज चीफ कहने लगे अब हमें किन्मू को अकेले ही बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा। लेकिन ग्रैनी सी इस पे राजी नहीं थी। तो विलेज चीफ कहने लगे आज नहीं तो कल किन्मू को डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर जाना ही पड़ेगा, और डाजू कॉन्टिनेंट के बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए हमें किन्मू को पहले से ही तैयार करना है, ताकि किन्मू बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सके। अब दूसरे दिन हम किन्मू को देखते हैं, जो अकेले ही डाजू कॉन्टिनेंट में ट्रेनिंग के लिए घूमने लगा। जहाँ वो घूमते घूमते एक टेम्पल के पास आ गया, और इस टेम्पल का नाम ड्रैगन टेम्पल था। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन की मूर्ति ना होकर ग्रेट बुद्धा की मूर्ति थी। तो इसलिए किन्मू कहने लगा नाम से तो लगा कि यहाँ पे किसी ड्रैगन की मूर्ति होगी, बट ये क्या, यहाँ पे तो एक बुद्धा की मूर्ति है। जो कहने के बाद किन्मू बुद्धा को रिस्पेक्ट देने लगा। लेकिन तभी उसे ग्रैंडपा बी की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम डाजू कॉन्टिनेंट के किसी भी टेम्पल में गलती से चले जाओ तो कहना कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, और मैं अपनी बीमारी के लिए यहाँ पे प्रे करने आया हूँ। जो सब याद आते ही किन्मू तुरंत ही ऐसा ही करता है। बट तभी टेम्पल के अंदर से एक लड़की की आवाज आने लगी, जिसको देखकर किन्मू कहने लगा कहीं तुम कोई गॉडेस वगैरह तो नहीं। बट ये लड़की किन्मू से कहती है मैं कोई गॉडेस वगैरह नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ जो यहाँ रोजाना प्रे करने आती है। ये कहने के बाद वो किन्मू को टेम्पल के अंदर बुलाने लगी। लेकिन किन्मू को इस जगह पर कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, इसलिए वो टेम्पल के अंदर नहीं जाता। तो ये देख के ये लड़की किन्मू को तरह तरह से ललचाते हुए अंदर बुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन किन्मू था कि अंदर जाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। ये देख के इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो अपने रियल फॉर्म जो कि डीमन का था उसमें आते हुए किन्मू के ऊपर हमला कर देती है। बट तभी बुद्धा का स्टैचू एक्टिवेट हो गया, जो कि इस डीमन लड़की को गॉड मंत्रास से सप्रेस करने लगा। गॉड मंत्रास का असर किन्मू पे भी हो रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो था इस गॉड मंत्रा का यूज करते हुए अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करना। इसलिए किन्मू यहाँ पे डीमन मंत्रास को चैंट करने लगा, जिस वजह से बुद्धा स्टैचू को लगा कि डीमन गर्ल यहाँ पे डीमन मंत्रास को चैंट कर रही है। तो इसलिए वो दोबारा से गॉड मंत्रास को चैंट करके डीमन गर्ल को पनिश करने लगा, जिस वजह से डीमन गर्ल को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी हम किन्मू को देखते हैं, जो इस मौके का फायदा उठा के गॉड मंत्रास के इस्तेमाल से स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक कर देता है। स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करते साथ ही किन्मू को अपने सोल सी में एक ह्यूमन बेबी दिखाई पड़ा, जिसको छूते ही किन्मू का सोल ये बेबी एब्जॉर्ब कर लेता है। किन्मू का सोल एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बेबी यहाँ पे अवेकन हो गया। इसलिए किन्मू यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है फाइनली मैंने अपने ओवरलोड बॉडी को अवेकन कर लिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे कोई भी एलिमेंटल एट्रीब्यूट फील नहीं हो रहा। खैर इस बारे में मैं बाद में अपने ग्रैंडपास से पूछ लूंगा। जो कहने के बाद किन्मू टेम्पल के अंदर जाने लगता है, लेकिन डीमन गर्ल दोबारा से किन्मू के ऊपर हमला करने लगी। ये देखते साथ ही किन्मू यहाँ पे डीमन मंत्रास को चैंट करने लगा, जिस वजह से बुद्धा स्टैचू दोबारा से डीमन गर्ल को पनिश करने लगता है। अब पनिशमेंट से बचने के लिए डीमन गर्ल किन्मू से माफी मांगते हुए उसे यहाँ पे शांत रहने को बोलती है। तो किन्मू डीमन मंत्रास को चैंट करना बंद कर चुका, जिसके बाद वो अंदर जाते हुए देखता है कि अंदर तो काफी सारी इंसानी हड्डियां मौजूद है। दरअसल डीमन गर्ल लोगों को बहला फुसलाकर अंदर बुला के उन्हें खा जाती थी। ये देख के किन्मू सोचता है कि ये बुद्धा स्टैचू तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये किसी को खाने की इजाजत दे सकता है मगर डीमन मंत्रास को चैंट करने की नहीं। जो कहने के बाद किन्मू टेम्पल में ट्रेजर्स को तलाश करने लगा। ये देख के डीमन गर्ल को लगता है कि अगर किन्मू को उसके छुपाए हुए ट्रेजर्स मिल गए तो किन्मू उन्हें अपने साथ लेकर चले जाएगा। इसीलिए अब वो तुरंत ही किन्मू को कुछ मार्शल आर्ट्स बुक देते हुए कहती है यहाँ पे बस इतना ही सब कुछ है। जो सुन के किन्मू को डीमन गर्ल की बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि डीमन गर्ल अब तक काफी सारे लोगों को खा चुकी है, इसलिए जाहिर है कि यहाँ पे और भी काफी सारे ट्रेजर्स होंगे। इसलिए किन्मू खुद ही बाकी के ट्रेजर्स को तलाश करने लगता है। लेकिन तभी डीमन गर्ल कहती है रुको मुझे अभी कुछ याद आया, मैंने कुछ और ट्रेजर्स यहाँ पे छुपा के रखे हैं। जो कह के वो यहाँ पे काफी सारे वेपन्स को निकाल चुकी, साथ ही में वो बड़ी ही चालाकी से एक बॉक्स को साइड कर चुकी। अब किन्मू अपने ब्लेड से एक तलवार की मजबूती चेक करने लगता है, लेकिन ये तलवार तो तुरंत ही ब्रेक हो गया। जो देख के डीमन गर्ल किन्मू के ब्लेड की बिना मतलब में तारीफ करने लगी, और ये बात यहाँ पे किन्मू को जरा भी हजम नहीं होती। इसीलिए वो डीमन गर्ल को डराते हुए उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि चलो बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। किन्मू को सवाल सुन के डीमन गर्ल उसे जवाब देती है कि मैंने कहा कुछ छुपाया, जो कुछ भी मैं छुपा रही थी वो तो तुम्हारे सामने है। यह सुन के किन्मू समझ चुका था कि डीमन गर्ल ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए किन्मू तुरंत ही यहाँ पे डीमन मंत्रास को चैंट करने जाने लगा। बट उसी वक्त डीमन गर्ल पटरी पे आते हुए किन्मू को ये बॉक्स भी दे चुकी। अब किन्मू सभी ट्रेजर्स को समेटते हुए यहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने टेम्पल के बाहर लिख दिया था कि कोई भी अंदर मत जाना, क्योंकि अंदर एक खतरनाक डीमन रहती है जो कि इंसानों का शिकार करती है। किन्मू की इस हरकत से डीमन गर्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो गुस्से में पागल होते हुए पूरे टेम्पल में उधम मचाने लगी। उसे ये बात जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक बच्चे ने उसे लूट लिया। अब किन्मू विलेज आके इन सभी ट्रेजर्स को अपने ग्रैंडपास को दिखाने लगा। साथ ही साथ उसने डीमन गर्ल के बारे में भी अपने ग्रैंडपास को बता दिया। डिमोनिक गर्ल से एक मर्तबा ग्रैंडपा माँ का भी इनकाउंटर हुआ था, तब उन्होंने डीमन गर्ल को मारने की भी कोशिश की थी, मगर बुद्धा स्टैचू ने डीमन गर्ल को बचा लिया, जो बात बहुत ज्यादा अजीब है। तो सभी ग्रैंडपास ने इन ट्रेजर्स को चेक करने के
बाद इन्हें बाजार में बेचने का फैसला किया। उतने में ही किन्मू बताता है कि उसने ओवरलोड बॉडी को अवेकन कर लिया है, जो सुन के तो किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। इसी वजह से वो किन्मू का चेकअप करने के लिए ग्रैंडपा मास्क के पास आ गए, जिन्होंने किन्मू का चेकअप करके कंफर्म किया कि ओवरलोड बॉडी अवेकन हो चुकी है। ये जानने के बाद तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, बट किन्मू कहने लगा कि उसकी ओवरलोड बॉडी अवेकन तो हो चुकी है, मगर उसमें कोई भी स्पिरिट एट्रीब्यूट नहीं। दरअसल 4 टाइप्स के स्पिरिट्स होते हैं, अजुर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मेलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टॉइस। तभी किन्मू बताता है कि उसकी ओवरलोड बॉडी एक ह्यूमन बेबी के फॉर्म में है, जो जानने के बाद तो किन्मू के ग्रैंडपास काफी ज्यादा हैरान हो चुके, क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी की भी स्पिरिट बॉडी ह्यूमन फॉर्म की है नहीं सुनी थी। तभी ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पिरिट बॉडी कौन से फॉर्म की है और कौन से एट्रीब्यूट की, फर्क बस इससे पड़ता है कि तुम्हारे पास वो ओवरलोड बॉडी है जो किसी के भी पास नहीं। आज नहीं तो कल तुम यकीनन ओवरलोड बॉडी को यूज करना सीख जाओगे, इसलिए फिक्र मत करो, बस तुम ट्रेनिंग करते रहो। जिसके बाद हम दूसरे सीन में किन्मू को डिवाइन डीमन रेजोनेंस के साथ साथ गाइडिंग स्किल को भी भागते हुए प्रैक्टिस करते देखते हैं, जिस वजह से किन्मू की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन डिवाइन डीमन रेजोनेंस को प्रैक्टिस करने की वजह से किन्मू रात को सो नहीं पा रहा। उसे बार बार डीमंस और गॉड्स के बीच के फाइटिंग के विजन आ रहे थे, जिस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ग्रैंडपा भी किन्मू को डेटी स्टैचू के पास लेके आ गए, जहाँ पे आने के बाद वो किन्मू को अपनी स्पेशल डिवाइन आई टेक्निक सिखाने लगे, जिसको सीखने के बाद किन्मू वो देख सकता है जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती। और इस बात का सबूत आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। अब किन्मू डिवाइन आई टेक्निक को सीख लेने के बाद उसका यूज करते हुए डेटी स्टैचू को देखने लगा, तो उसे पता चला कि डेटी स्टैचू के पीछे एक बहुत ही बड़ी फिगर है जो कि डार्कनेस से फाइट कर रही है। इस फिगर को देखने के बाद किन्मू के पैर खुद ब खुद ही कांपने लगे और किन्मू डेटी स्टैचू के सामने नील करने जाने लगा। दरअसल इस डेटी स्टैचू में फॉल्स गॉड की परछाई मौजूद है, जिसके प्रेशर को किन्मू झेल नहीं पा रहा, मगर ग्रैंडपा भी किन्मू को डेटी के सामने झुकने से मना कर रहे थे। वो कहने लगे कि अगर एक मर्तबा तुम इसके सामने झुक गए तो यह हमेशा तुम्हें सप्रेस करता रहेगा, लेकिन अगर आज के तुम हिम्मत करके इसके सामने खड़े रहते हो तब तुम एक रियल गॉड के सामने भी खड़े रह पाओगे। ग्रैंडपा बी की बात सुनकर किन्मू कहने लगा था, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमने इस स्टैचू को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ग्रैंडपा भी कहने लगे इस स्टैचू को विलेज चीफ ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा मुंह ने यहाँ पे लाया है, अगर वो इस डेटी स्टैचू को यहाँ पे नहीं लाते तब क्या ये हमें प्रोटेक्ट करता? जो सुन के किन्मू को समझ आ गया था कि हमें इस दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि खुद की हिफाजत करने वाले हम खुद ही होते हैं। जब तक हम ना चाहे तब तक हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, साथ ही साथ हमें कोई डरा भी नहीं सकता। इसी के साथ किन्मू का डर भी दिल से निकल गया। साथ ही साथ अब किन्मू और ग्रैंडपा भी बड़े ही मजे से डेटी स्टैचू पे सुसु करने लगे, और इस दिन के बाद से किन्मू को रात में बुरे सपने आने बंद हो गए, जिस वजह से किन्मू सुकून से सो पा रहा था। अब एक अच्छी नींद के बाद किन्मू ट्रेनिंग के लिए डीमन एप से फाइट करने आ गया, जहाँ पे उसने डीमन एप को हरा दिया था। लेकिन किन्मू को ये बैटल फेयर नहीं लगी, क्योंकि किन्मू इसमें वेपन यूज कर रहा है। इसीलिए अब किन्मू फेयर तरीके से डीमन एप से फाइट करने के लिए कॉम्बैट फाइट करने लगा, जहाँ पे डीमन एप किन्मू को बुरी तरह से पीटने लगता है। साथ ही साथ वो किन्मू के ऊपर हंस भी रहा था। अब डीमन एप से फाइट करने के बाद किन्मू बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका, इसलिए वो डीमन एप से कहने लगा आज के लिए बस इतना ही, अब और फाइट करने की मुझ में एनर्जी नहीं। ये देख के डीमन एप पेड़ से काफी सारे स्पिरिट फ्रूट्स तोड़ के किन्मू के सामने रख चुका, ताकि किन्मू इन फ्रूट्स को खा के अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। इसी सीन के साथ किन्मू और डीमन एप के दोस्ती की दास्तान शुरू हो गई। इधर रात के वक्त किन्मू दोबारा से ग्रैंडपा बी के साथ ट्रेनिंग करते हुए डेटी स्टैचू के ऊपर सुसु करने लगता है, जो देख के विलेज चीफ कहने लगे ग्रैंडपा बी तो जीनियस है, इसने बस सुसु करा के किन्मू के दिल का डर दूर कर दिया। साथ ही साथ अब ये किन्मू के साथ रह के पहले से बदलता जा रहा है। ऊपर से किन्मू को ट्रेनिंग देते हुए इसने अपनी 3rd डिवाइन आई भी ओपन कर ली। अगर ये बात ग्रैंडपा बी के दुश्मनों को पता चल गई तो वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसी के साथ अब हम दूसरे दिन किन्मू को देखते हैं, जो रोज की तरह ही ट्रेनिंग कर रहा था, और ट्रेनिंग करते हुए किन्मू डिवाइन आई टेक्निक की मदद से हर एक लिविंग बीइंग के वाइटल एनर्जी के फ्लो को देख पा रहा है। अब किन्मू डीमन एप के पास उसे चैलेंज करने आ गया, जहाँ पे डीमन एप थंडर ड्रैगन टेक्निक से किन्मू पे हमला कर चुका, जो देख के किन्मू सोचने लगता है कि इस टेक्निक को डीमन एप के सामने मैंने बस एक ही बार परफॉर्म किया, मगर एक बार में ही डीमन एप ने इस टेक्निक को सीख लिया। मानना होगा कि डीमन एप सच में कमाल का है। जो सब सोचने के बाद किन्मू डिवाइन आई का यूज करते हुए डीमन एप की कमजोरियों का पता लगा चुका, जिस वजह से किन्मू डीमन एप को यहाँ पे उठा उठा के पटकने लगता है। अब कुछ देर तक यूं ही फाइट करने के बाद किन्मू और डीमन एप काफी ज्यादा थक चुके। इस वजह से किन्मू वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे गाइडिंग स्किल को परफॉर्म करने लगता है। किन्मू को देखते देखते डीमन एप भी गाइडिंग स्किल को परफॉर्म करना सीख जाता है। वाइटल एनर्जी को रिस्टोर कर लेने के बाद किन्मू यहाँ से वापस जाने लगा, बट जाने से पहले उसने डीमन एप से कहा कि कल के दिन वो उसे ग्रैंडपा जू की हेवनली लैक टेक्निक सिखाएगा, इसलिए तैयार रहना। अब घर आने के बाद किन्मू अपने और डीमन एप के प्रोग्रेस को एनालाइज करने लग चुका, तो कुछ ही देर की एनालिसिस से उसे समझ आ गया था कि डीमन एप के पास किसी भी चीज को जल्दी सीखने की बहुत ही टेरिफाइंग एबिलिटी है, जो कि किन्मू के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इसी वजह से अब किन्मू को यहाँ पे और भी ज्यादा फोकस के साथ
कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। अब दूसरे दिन किन्मू अपने सभी ग्रैंडपास के साथ कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद किन्मू एल्डर मुंह के पास आ गया, जहाँ पे आके वो एल्डर मुंह के वेपन फोर्जिंग टेक्निक को गौर से डिवाइन आई की मदद से देखने लगता है। तो उसे पता चला कि एल्डर मुंह वर्मेलियन बर्ड के फायर से वेपन फोर्ज कर रही है। फायर को ज्यादा गहराई तक देखने की वजह से किन्मू के ही बॉडी पर आग लग गई। तो एल्डर मुंह तुरंत उसे बुझाने जाने लगे, बट विलेज चीफ यहाँ पे आते हुए किन्मू से कहने लगे कि तुम इस फायर को अपने ओवरलोड बॉडी में सक करो। तो किन्मू बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस कारण अब किन्मू के पास फायर एट्रीब्यूट की पावर आ गई, जो देख के विलेज चीफ किन्मू को ये तरीका पानी पे भी आजमाने को बोलते हैं। तो अब किन्मू बिल्कुल पहले की ही तरह वाटर एट्रीब्यूट भी हासिल कर चुका। ये देख के ग्रैंडपा मार्क्स यहाँ पे आते हुए ग्रैंडपा मुझ से सवाल करते हुए पूछने लगे कि आखिर तुम्हें फायर ऑब्जर्व करने का तरीका कहाँ से सूझा। अब तो किन्मू के पास तुम्हारे इस तरीके की वजह से डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स आ गई है। तभी हमें पता चला कि ग्रैंडपा मुंह की ओरिजिन हिडन है। किसी को भी नहीं पता कि ग्रैंडपा मुंह कहाँ से आए हैं। शायद वो इसलिए क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। तभी ग्रैंडपा भी किन्मू को वाइटल एनर्जी का थ्रेड बनाने को कहते हैं। तो किन्मू वाइटल एनर्जी पे फोकस करते हुए वाइटल एनर्जी का यहाँ पे एक बहुत ही मोटा थ्रेड बना चुका, जिसमें काफी सारे बारीक बारीक थ्रेड्स मौजूद थे। जो देख के ग्रैंडपा मार्क्स कहने लगते हैं किन्मू तो अभी से ही हजारों शॉट्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। जो सुन के ग्रैंडपास इमोशनल हो गए और कहने लगे अगर यहाँ पे ग्रैनी सी होती तो वो बहुत ज्यादा खुश होती। दरअसल ग्रैनी सी बाजार में किन्मू के लाए हुए वेपन्स को बेचने गई है, इसी वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं। अब दूसरे सीन में ग्रैंडपा मार्क्स विलेज चीफ से कहने लगे मुझे लगता है कि अब तुम्हें किन्मू को शॉर्ट टेक्निक्स भी सिखाना चाहिए। तो विलेज चीफ कहने लगे किन्मू अभी इसके लिए तैयार नहीं। अगर मैं किन्मू को अपनी शॉर्ट टेक्निक्स सिखाना भी चाहूँ तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी शॉर्ट टेक्निक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं खुद भी अपनी शॉर्ट टेक्निक्स को अपने प्राइम में कंट्रोल करने में फेल हो गया था, इसी वजह से तो आज मेरी ये हालत है। जो सुन के ग्रैंडपा मार्क्स काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि विलेज चीफ की यह हालत उनके किसी दुश्मन ने की है। अब इधर किन्मू हेवनली लेग टेक्निक डीमन एप को परफॉर्म करके दिखाने लगा, तो डीमन एप भी इसे तुरंत ही सीख गया। इस वजह से किन्मू डीमन एप को शाबाश कहने लगता है। जिसके बाद किन्मू हम लोगों को डीमन एप के नेचर के बारे में बताते हुए कहने लगा कि डीमन एप जीनियस के साथ साथ बहुत ज्यादा काइंड और केयरिंग भी है। इधर उतने में ही डीमन एप किन्मू को उस जगह पे लेके आ गया जहाँ पे वो रात के वक्त डार्कनेस से प्रोटेक्टेड रहता है। इस जगह पे आके किन्मू को दीवारों पे काफी सारे एंशिएंट टाइम के नकाशी दिखाई दिए। साथ ही साथ किन्मू को डाजू कॉन्टिनेंट का एक फुल मैप भी दिखाई दिया, जिसको किन्मू नोट करता जा रहा था। वहीं ग्रैनी सी विलेज चीफ को बता रही थी कि उन्होंने बाजार में ली रिवर सेक्ट के कुछ लोगों को देखा है। यकीनन वो लोग बदला लेने आए हैं, इसलिए अब हमें किन्मू के लौटने से पहले इस मामले को निपटाना होगा। तो ग्रैंडपा मार्क्स कहते हैं किन्मू डीमन एप के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी इधर हम किन्मू को देखते हैं जो अभी भी इस जगह पे घूम रहा है, लेकिन तभी एक गिलहरी को किसी परछाई नुमा चीज ने खत्म कर दिया, जिसकी आवाज सुन के किन्मू को यहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। तभी किन्मू को वही परछाई नुमा चीज दिखाई दी, जिसको देखते साथ ही किन्मू और डीमन एप इस हॉल से बाहर जाने लगे। लेकिन तभी ये पूरी जगह डिमोनिक पावर से सील हो गई। इस वजह से किन्मू और डीमन एप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। उसी वक्त किन्मू यहाँ मौजूद डीमन पावर्स को यूज करते हुए इस हॉल से बाहर आ गया। उतने में ही किन्मू को किसी एल्डरी फिगर की आवाज आने लगी, जो किन्मू से कह रहा था कि तुम तो मेरे ही क्लैन से लग रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अभी जिस टेक्निक को यूज किया वो पूरे 4 सील्स में डिवाइड है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी के सील्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस डीमन एप को बाहर भेजना होगा। जो सुनकर डीमन एप किन्मू को इस बंदे पे यकीन करने से मना कर रहा है, बट किन्मू को बाकी के डीमन सील्स भी सीखने हैं। इस वजह से किन्मू डीमन एप को यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। तो डीमन एप इस जगह से बाहर आ गया। अब ये डीमन एल्डर जो यहाँ पे सील था वो किन्मू को कंप्लीट फर्स्ट सील और सेकंड सील परफॉर्म करके बताता है। तो किन्मू ने इन दोनों सील्स को बहुत ही आसानी से सीख लिया। मगर अब थर्ड सील सिखाने से पहले डीमन किन्मू से कहने लगा कि अंदर आके तुम इन नेल्स को निकाल दो, क्योंकि आजाद होने के बाद मैं तुम्हें ये सील्स अच्छे से सिखा पाऊंगा। जो सुनके किन्मू डीमन एल्डर से कहने लगा कि सीनियर, मुझमें अभी इतनी ताकत नहीं कि मैं इन नेल्स को निकाल सकूं। पहले मुझे सभी सील्स को सीख लेने दो, उसके बाद मैं इन नेल्स को निकाल दूंगा। जो सुनके डीमन एप किन्मू को थर्ड सील भी परफॉर्म करके बता देता है, लेकिन किन्मू यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो थर्ड सील को सीख नहीं पा रहा। जो देख के डीमन किन्मू से कहने लगा कि थर्ड सील तुमने अच्छे से सीखा नहीं, अगर मैं आजाद हो जाऊँ तो तुम्हें ये टेक्निक्स डायरेक्टली पास डाउन कर दूंगा, जिसके बाद तुम इसे जब चाहो तब सीख पाओगे। तो किन्मू कहने लगा आप इसे फिर कभी पास डाउन करना, फिलहाल तो मेरे लिए थर्ड सील ही इनफ है। किन्मू की बात सुनकर डीमन समझ चुका था कि किन्मू ने उसे बेवकूफ बना दिया, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से सिखाया, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। तो किन्मू कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम शुरू से ही मुझे बेवकूफ बनाने की ट्राई कर रहे हो। अगर मेरे अलावा यहाँ पे कोई और होता तो अब तक वो बेवकूफ बन भी चुका होता, लेकिन वो तो अच्छा है कि मेरे ग्रैंडपास ने मुझे बचपन से ही बेवकूफ बनाकर रखा है, इसलिए अब चाहकर भी कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। जो सब देख के डीमन एप को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब किन्मू यहाँ से जाने लगा, लेकिन डीमन एल्डर कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा भी हाल मेरी ही तरह होगा, क्योंकि तुम भी एक डीमन हो। किन्मू डीमन एल्डर की बात पे ध्यान नहीं देता। वो बाहर आने के बाद डीमन एप से कहने लगा कि आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब से तुम मेरे साथ मेरे विलेज में रहोगे। अभी किन्मू का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर काफी सारे और भी मैजिकल बीस्ट आ गए, जो सभी रात को इसी टेम्पल में रुकते थे। अब इतने सारे बीस्ट को देखने के बाद किन्मू कहने लगा था ठीक है तुम सभी यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन कोई भी मेन हॉल में मत जाना। जिसके बाद दूसरे सीन में डीमन एप किन्मू को एक पहाड़ी के पास लेके आ गया, जहाँ पे उसके हाथ का निशान था, और ये
ये चीज यहाँ के लॉर्ड की निशानी थी। अब डीमन एप किन्मू को अपने हाथ के निशान के बाजू में उसके हाथ का निशान लगाने को कहता है। तो किन्मू अपने हाथ का निशान यहाँ पे लगा चुका, जिस वजह से अब ऑफिशियली किन्मू की रैंक इन मैजिकल बिस्टो में डीमन एप जितनी हो गई। लेकिन डीमन एप किन्मू के हाथ के साइज का मजाक उड़ाने लगा, ये कह के कि भले ही तुम मेरी पोजीशन के बराबर आ गए हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे छोटे हो। उतने में ही किन्मू को कुछ लोग विलेज की ओर जाते हुए दिखाई दिए, इसलिए किन्मू तुरंत ही अपने विलेज जाने लगा। वहीं हम बाहर से आए हुए लोगों को देखते हैं जो विलेज पहुंच चुके थे। अब विलेज आके ये एल्डर ग्रैनी सी से कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप टेलर का काम करती हो, तो इसलिए मेरे 9 कफन का ऑर्डर लिख लो। और हाँ, मैंने सुना है कि मिस्टर मा नाम का एक बंदा इस विलेज में रहता है जो कि कॉफिन्स बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए 9 कॉफिन्स के भी ऑर्डर लिख लो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे किन्मू आ गया, जिसको देखते साथ ही ग्रैनी सी कहने लगी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो डीमन एप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे ना। जिसपे किन्मू कहने लगा कि उसने कुछ लोगों को विलेज की तरफ आते हुए देखा, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे आ गया। किन्मू को देखते साथ ही एल्डर कहने लगा कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 10 लोग होंगे, लेकिन जैसा कि अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे 10 लोग हैं, तो मुझे अब 10 कफन और 10 कॉफिन चाहिए। तो ग्रैनी सी कहने लगी लगता है तुम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही घाई में हो, तो फिर चलो मैं तुम लोगों के लिए 10 नहीं 12 कफन देती हूँ। ग्रैनी सी की तरह ग्रैंडपा माँ भी यहाँ पे 12 कॉफिन्स को रेडी कर चुके। दरअसल ली रिवर सेक्ट के लोगों में 12 जन मौजूद थे। तो अभी एल्डर जो कि ली रिवर सेक्ट का मास्टर था वो कहने लगा मेरे 5 एल्डर और 5 डिसाइपल डाजू कॉन्टिनेंट में आके मारे जा चुके हैं, और जो निशाना थे वो तुम विलेजर्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो विलेज चीफ कहने लगे तुम मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के साथ रिवेंज लेना चाहोगे या फ्लेम नेशन के कोर्ट के रूल्स के साथ। जिसपे एल्डर बाइफेंग कहने लगा हम मार्शल वर्ल्ड के रूल्स का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। जो कहने के बाद वो किन्मू और अपने डिसाइपल को आपस में फाइट कराने का विलेज चीफ से बोलने लगा। तो विलेज चीफ किन्मू को एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल के साथ फाइट करने की परमिशन दे चुके, लेकिन वो किन्मू से कहते हैं कि ये एक जिंदगी और मौत की लड़ाई होने वाली है, इसलिए तुम अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी जान नहीं लगाओगे तो सामने वाला तुम्हारी जान ले लेगा। जो सुन के अब किन्मू एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल के सामने फाइट करने आ गया। इसी के साथ हमारा ये लॉन्ग वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो अब जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो कैसी लगी। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ अर्डिंग के एक और मजेदार एपिसोड को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसका पिछला पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहले उसे देख ले। मैंने एक लॉन्ग वीडियो में इसके पूरे 10 एपिसोड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम किन्मू को देखते हैं जो एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल से फाइट कर रहा था। लेकिन एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल से फाइट करने में किन्मू को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल के 35 शॉट्स किन्मू के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर ले रहे थे। ये सभी के सभी 35 शॉट्स अलग अलग चाल के साथ किन्मू के ऊपर हमला कर रहे हैं। जैसे कि 35 शॉट्समैन अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से किन्मू पे अटैक कर रहे हो। जो देख के किन्मू समझ चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द मारा जाएगा, इसलिए उसे यहाँ पे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। जो सब सोचते हुए किन्मू डिवाइन आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए पता लगाने लगा कि आखिर ये शॉट्स काम कैसे कर रहे हैं। तो किन्मू को जानने को मिला कि ये सभी शॉट्स वाइटल एनर्जी के थ्रेड से कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसलिए अब किन्मू इन थ्रेड्स को निशाना बनाने लगा। वो इन्हें निशाना बनाते हुए कट करने लगता है। लेकिन अब एल्डर बाइफेंग का डिसाइपल तुरंत ही अपने मूव को चेंज कर चुका। वो अब यहाँ पे अपने शॉट को नदी के लहर की तरह कंट्रोल करने लगता है। इस वजह से अब किन्मू वाइटल एनर्जी के थ्रेड्स को कट नहीं कर पा रहा है। जो देख के एल्डर बाइफेंग कहने लगे कि मेरा डिसाइपल कम उम्र से ही वाइटल एनर्जी के थ्रेड को कंट्रोल करना सीख चुका था। वो 30 फीट दूर से ही ब्रश को कंट्रोल करते हुए पेंटिंग बनाया करता था। तो विलेज चीफ कहने लगे किन्मू भी कोई कम टैलेंटेड नहीं, उसके पास ओवरलोड बॉडी है। ओवरलोड बॉडी का सुन के तो एल्डर बाइफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब इधर किन्मू 35 शॉट्स को ब्लॉक करने के लिए ग्रैंडपा माँ का थंडर बॉक्सिंग स्किल यूज करने लगा। तो एल्डर बाइफेंग का डिसाइपल किन्मू से कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ समय बाद तुम्हारा हाथ जवाब दे देगा, क्योंकि मेरे ये शॉट्स जब तक तुम्हें मार नहीं लेते तब तक रुकने नहीं वाले। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी सच में किन्मू का हाथ पेन करने लगता है। बट किन्मू खुद को संभालते हुए अपने नाइफ को वाइटल एनर्जी के थ्रेड से कंट्रोल करते हुए एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल पे हमला कर चुका। साथ ही साथ किन्मू यहाँ पे डीमन सील का भी यूज करता है ताकि उसका अटैक कामयाब हो सके। अब किन्मू का नाइफ सीधा एल्डर बाइफेंग के डिसाइपल के आर पार हो गया, जिस वजह से एल्डर बाइफेंग का डिसाइपल मारा जाता है। जो देख के ग्रैंडपाजू ग्रैनी सी से सवाल करते हुए पूछने लगे कहीं ये टेक्निक किन्मू को तुमने तो नहीं सिखाया। तो ग्रैनी सी कहने लगी ये टेक्निक किन्मू को मैंने नहीं सिखाया, क्योंकि देखने से ही मालूम होता है कि ये एंशिएंट टाइम की टेक्निक है। डीमन टेक्निक को देखते ही एल्डर बाइफेंग काफी ज्यादा भड़क गए। उतने में ही ग्रैंडपाज ने एक कॉफिन एल्डर बाइफेंग की तरफ थ्रो कर दिया। जो देख के तो एल्डर बाइफेंग का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। वो तुरंत ही अपने लोगों को ऑल आउट जाने का ऑर्डर दे चुका है। इस वजह से उसके लोग एक फॉर्मेशन बनाते हुए ग्रैंडपाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इसके लिए ग्रैंडपाज पहले से ही तैयार थे। अब एल्डर बाइफेंग इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पे एक वाटर ड्रैगन को समन कर चुका।
साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लो करने लगे। दरअसल इन वाटर ड्रॉपलेट्स में एक सॉर्ड आयरन प्लेट था, जिसमें से काफी सारे शॉट्स अचानक से किन्मू पे जा लगने वाले थे, लेकिन ग्रैनीसी किन्मू को बचा लेती है। अब ग्रैंडपा मू बीच फाइट में इस फाइट को फन में बदलने के लिए किन्मू की तरफ एक शॉर्ट प्लेट थ्रो कर देते हैं, लेकिन किन्मू इस छोटे से आयरन प्लेट को संभाल नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा वजनदार है। बट ग्रैंडपा भी इसे बस अपने बैम्बू स्टिक से ही संभाल लेते हैं। ग्रैंडपा मू के इस हरकत की वजह से ग्रैनीसी एल्डर मुंह पे गुस्सा करने लगी, जिसके बाद वो किन्मू को इन शॉर्ट प्लेट्स को ऑफ करने का तरीका बताने लगती है। वो कहती है इन शॉर्ट प्लेट्स को ऑफ करने का आसान तरीका ये है कि तुम इन सभी शॉर्ट्स की मदर को ढूंढो। जैसे ही तुम मदर शॉर्ट को डिसमेंटल कर लोगे तो वैसे ही आयरन प्लेट खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएंगे। उतने में एल्डर बाइफेंग वाटर ड्रैगन से सभी लोगों पे हमला करने जाने लगे, लेकिन ग्रैंडपा भी तुरंत ही अपने स्पीयर टेक्निक्स का यूज करते हुए ड्रैगन के साथ साथ बाकी के सभी एल्डर्स को खत्म कर चुके। बट इसमें अभी भी एल्डर बाइफेंग जिंदा था, जो कि ग्रैंडपा बी पे तेजी से हमला करने जाने लगा, लेकिन ग्रैंडपा भी पलक झपकते ही एल्डर बाइफेंग का भी काम तमाम कर चुके। मरने से पहले एल्डर बाइफेंग ने ग्रैंडपा जू को पहचान लिया था, इसलिए वो कहने लगते हैं तुम तो वही स्पीयर गॉड हो जो कि स्पीयर चलाने में इनविंसिबल था, लेकिन लोग तुम्हारे स्पीयर टेक्निक्स की बजाय डिवाइन आई की वजह से तुम्हें जाना करते थे। भले ही तुम्हारा टाइटल स्पीयर गॉड का था, मगर तुम्हारी असली पावर तो तुम्हारे डिवाइन आईज में थी, इसलिए मैं तुमसे उस वक्त फाइट करना चाहता था। बट जब मुझे जैसा ही पता चला कि तुम्हारी आंखें अब नहीं रही तो मेरा तुमसे फाइट करने का मन बदल गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम बिना आंखों के भी पहले की तरह ही स्ट्रांग हो। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे और मेरे साथियों को रिवर में बहा देना, क्योंकि हम लोग मरने के बाद अपनी बॉडीज को रिवर में बहा देते हैं। एल्डर बाइफेंग का ये रिक्वेस्ट ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा जू ने पूरा कर दिया, लेकिन अब ली रिवर सेक्ट बहुत ही जल्द कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेक्ट बिना लीडर या पावरफुल एल्डर्स के बगैर ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ग्रैंडपा मार्क्स और विलेज चीफ पे आया, जहाँ पे ग्रैंडपा मार्क्स विलेज चीफ को बता रहे थे कि किन्मू कई दिनों से अकेले ही शॉर्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। हम लोगों में तुम्हारी शॉर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है, मगर तुम हो कि उसे सिखाना नहीं चाहते। जो सुन के विलेज चीफ को किन्मू के लिए बुरा लगने लगा, मगर वो फिलहाल के लिए किन्मू को अपनी शॉर्ट टेक्निक्स नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनकी शॉर्ट टेक्निक्स कोई मामूली शॉर्ट टेक्निक नहीं, वो अपने टाइम में इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शॉर्टमैन हुआ करते थे। इसलिए जाहिर है कि उनकी शॉर्ट टेक्निक्स बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी, जिसको कि कोई मामूली बंदा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अब विलेज चीफ ग्रैंडपा मार्क्स से कहने लगे कि किन्मू को एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसलिए इस मर्तबा तुम लोग किन्मू को भी ड्रैगन टेंपल में लेके जाना। इसी के साथ अब हम दूसरे सीन में किन्मू को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपास के साथ ड्रैगन टेंपल आ गया, जहाँ पे आने के बाद वो इस जगह को देख के काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि इस जगह पे काफी सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जगह से यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं। इन सब चीजों को किन्मू पहली बार देख रहा था, इसलिए उसका खुश होना तो बनता था। अब किन्मू इस जगह पे मौजूद ड्रैगन स्टैचू को गौर से देखने लगता है, तो ग्रैनीसी किन्मू को बताने लगी कि इस जगह पे बहुत पहले एक पानी से भरा हुआ नदी हुआ करता था, लेकिन वो अचानक से सूख गया, जिस वजह से इस ड्रैगन लेडी ने सी क्रिएचर्स को बचाने के लिए ये जगह बनाई। उतने में ही ग्रैंडपास यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगाने लगते हैं, साथ ही साथ उन्होंने कुछ पोस्टर्स किन्मू को यहाँ पे लगाने को दे दिया, जिन पोस्टर्स को देख के किन्मू समझ गया था कि उसके ग्रैंडपास यहाँ पे उसे लोगों से फाइट करवा के पैसा कमाना चाहते हैं। तभी ग्रैंडपा जू किन्मू से कहने लगे अब तुम्हें यहाँ पे काफी सारे लोग चैलेंज करने आएंगे, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना होगा। उतने में यहाँ पे काफी सारे लोग किन्मू के फाइट को देखने के लिए आ गए, और ये लोग कहने लगे थे कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उतने में ही ग्रैनीसी ग्रैंडपा डी से कहने लगी बेवकूफ, तुमने बैनर पे ये क्यों नहीं लिखा कि हाई लेवल के कल्टिवेटर्स किन्मू को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उन्हें किन्मू को चैलेंज करना है तो सबसे पहले उन्हें अपना लेवल सप्रेस करना होगा। जो सुनते साथ ही ग्रैंडपा डी तुरंत ही बैनर पे ये सब लिख चुके। उतने में ही एक बंदा जिसके पास व्हाइट टाइगर स्पिरिट है, वो तुरंत ही किन्मू को चैलेंज करते हुए उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन किन्मू इस बंदे के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए इसे बस एक ही लात में आउट कर चुका, जो देख के तो ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उन्होंने किन्मू को एक बच्चा समझ के अंडर एस्टिमेट किया था। अब इधर किन्मू यूं ही इसी तरह से और भी काफी सारे लोगों से फाइट करता है, जहाँ पे किन्मू इन लोगों को बहुत ही आसानी से हराता जा रहा था। कोई भी किन्मू का मुकाबला करते हुए उसे अच्छी टक्कर नहीं दे पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ किन्मू की वजह से किन्मू के ग्रैंडपास माला माल होते जा रहे हैं। उतने में यहाँ पे एक मॉन्क और उसके डिसाइपल की एंट्री होती है। अब इस मॉन्क को देखते साथ ही सभी ग्रैंडपास पहचान चुके थे कि ये बंदा तो मॉन्क टेम्पल से है। दरअसल इस बंदे का नाम जियानमिंग है, और ये बंदा मिस्टर मा का सीनियर है, जो कि अब मिस्टर मा को अपने साथ चलने को बोल रहा है, लेकिन मिस्टर मा उसके साथ जाने को मना कर देते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। लेकिन किसी भी मॉन्क का बाहर की दुनिया से कनेक्शन बनाना मना था, बट इसके बावजूद भी ग्रैंडपा माँ ने बाहर की दुनिया से कनेक्शन बनाया, जिसके लिए ग्रैंडपा माँ ने पनिशमेंट के तौर पे खुद के एक हाथ को काट दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मॉन्क टेम्पल के डिसाइपल्स ने उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, तो अब भला वो अपने ही बच्चों और वाइफ के कातिलों के साथ कैसे जा सकते हैं। तभी मॉन्क मास्टर जियानमिंग कहने लगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले फ्यूचर को हम बेहतर जरूर बना सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके लिए डिसाइपल्स को हमने पनिश भी किया। तो ग्रैंडपा माँ गुस्सा होते हुए मॉन्क से कहने लगे कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से निकलो। जो सुन के मॉन्क मास्टर अपने डिसाइपल को किन्मू से फाइट कराना चाहता है, जिसके लिए वो ग्रैंडपा माँ का पुराना वेपन यहाँ पे दाव पे लगाता है। बट उसकी शर्त ये थी कि अगर उसके डिसाइपल ने किन्मू को हरा दिया तो ग्रैंडपा माँ को वापस मॉन्क टेम्पल आना होगा। तो ग्रैंडपा माँ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके, लेकिन वो कहते हैं मैं तो मॉन्क टेम्पल जाने से रहा, लेकिन अगर
किन्मू हार गया तो तुम मेरे सर को ले जा सकते हो। जो सुनके किन्मू के साथ साथ सभी ग्रैंडपास काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब यहाँ पे मॉन्क डिसाइपल और किन्मू के बीच की फाइट शुरू हो गई, जिसमें पहले तो मॉन्क डिसाइपल किन्मू पे बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। इनफैक्ट किन्मू तो यहाँ पे मॉन्क डिसाइपल से हारने की कगार पे आ गया था, मगर वो सोचता है कि अगर वो हार गया तो ग्रैंडपा माँ को अपना सर काटना होगा, जो वो कभी भी होने नहीं देगा। तो इसी वजह से किन्मू अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए मॉन्क डिसाइपल के वीकनेस को पता लगा लेता है, जिस वीकनेस का फायदा उठा के किन्मू मॉन्क डिसाइपल पे डिमोनिक स्किल के साथ साथ डिवाइन स्किल का यूज करके हमला कर देता है। किन्मू के हमले को रोकने के लिए मॉन्क डिसाइपल अपने चारों तरफ एक गोल्डन प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुका, जो कि एक गोल्डन बेल के रूप में था। लेकिन ये डिफेंसिव गोल्डन बेल भी किन्मू के अटैक को रोक नहीं पाता, जिस वजह से अब किन्मू यहाँ पे मॉन्क डिसाइपल को हरा देता है। हारने के बाद मॉन्क डिसाइपल किन्मू से कहने लगा, पता नहीं तुम डीमन स्किल और डिवाइन स्किल को एक साथ कैसे यूज कर पा रहे थे। तो किन्मू कहने लगा, मेरे पास ओवरलोड बॉडी है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जो सुन के मॉन्क डिसाइपल अब दिल से यहाँ पे अपनी हार एक्सेप्ट कर चुका। लेकिन उतने में ही मॉन्क मास्टर ग्रैंडपा माँ से कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें किन्मू पे इतना यकीन कैसे था। क्या होता अगर यहाँ पे किन्मू हार जाता, क्या तुम किन्मू के हारने के बाद सच में अपना सर काट देते? तो ग्रैंडपा माँ कहने लगे, मेरा सर तो तब कटता ना जब तुम्हारा डिसाइपल किन्मू को हरा पाता। जो सुन के मॉन्क मास्टर दोबारा से यहाँ पे ग्रैंडपा माँ को अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करने लगा। वो कहने लगा, मॉन्क टेम्पल में अभी भी तुम्हारा कटा हुआ हाथ रखा हुआ है, अगर तुम मॉन्क टेम्पल वापस आ जाते हो तो तुम्हें तुम्हारा हाथ वापस मिल जाएगा। जो सुन के भी ग्रैंडपा माँ इस पे राजी नहीं होते, तो अब मॉन्क मास्टर अपने डिसाइपल के साथ यहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते वक्त ग्रैंडपा माँ कहने लगे कि अगर फिर कभी तुमने ग्रैंडपा माँ को परेशान करने की जरूरत की तो मैं तुम्हारे पूरे टेम्पल को पॉइजन दे दूंगा। उतने में ही किन्मू कहता है, क्यों ना हम इस मॉन्क मास्टर को यहीं पे खत्म कर दे, क्योंकि इससे वो ग्रैंडपा माँ को कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही मॉन्क मास्टर और डिसाइपल की हालत खराब हो गई, इसीलिए वो तुरंत ही दुम दबा के यहाँ से भाग गए। ये देखते साथ ही किन्मू और किन्मू के ग्रैंडपास हंसने लगते हैं। उतने में ही ग्रैंडपा माँ किन्मू को मैजिकल स्टाफ देते हुए कहने लगे, अब से ये तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, इस स्टाफ की कीमत पूरे इस सिटी के बराबर है। जो सुनके किन्मू बहुत ज्यादा अमेज हो गया, क्योंकि उसने इतनी कीमती चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इसी के साथ अब रात होने वाली थी, जिस वजह से सभी लोग वापस अपने घर जाने लगे। लेकिन उतने में ही हम एक बंदे को देखते हैं जो लोगों से हेल्प मांग रहा था। वो कह रहा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आज मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए कोई मेरी मदद करो। इस बंदे की मदद करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जल्द डार्कनेस होने वाली है। जो देख के ये बंदा यहाँ पे रोते हुए कहने लगा था, कोई तो मेरी मदद करो, मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। इस बंदे के इतने रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मगर उतने में इस बंदे की मदद करने के लिए ग्रैनी सी तैयार हो गई। लेकिन वो इस आदमी के साथ जाने से पहले सभी लोगों को विलेज जाने को बोलती है, सिवाय किन्मू और ग्रैंडपा बी को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों भी ग्रैनी सी के साथ जाने वाले हैं। अब रास्ते में चलते हुए आदमी बता रहा था कि आज तक उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सभी बिला वजह मारे जा चुके हैं, वो भी पैदा होते साथ ही। जो सुन के ग्रैनी सी को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उन्हें समझ आ चुका था कि इस बंदे के विलेज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे किन्मू इस बंदे को पीठ पे लेके दौड़ रहा था, क्योंकि डार्कनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। ये बंदा मॉर्टल होने की वजह से ज्यादा तेज भाग नहीं सकता। अब इससे पहले कि डार्कनेस इन लोगों का कुछ बिगाड़ पाता, उससे पहले ये सभी लोग विलेज पहुंच गए। विलेज में आते ही ग्रैनी सी तुरंत ही इस बंदे के वाइफ के पास चली गई, ताकि वो उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने का ट्रीटमेंट कर सके। वहीं बाहर की तरफ ग्रैंडपा भी किन्मू को आने वाले खतरे के लिए तैयार रहने को बोलते हैं। तो किन्मू तुरंत ही डिवाइन आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इस पूरे जगह को चेक करने लगा। तो उसे पता चला कि इस विलेज को एक डेटी स्टैचू प्रोटेक्ट करता है। लेकिन उतने में ही किन्मू को जानने को मिला कि यहाँ पे एक स्नेक भी है, जो कि ट्रांसपेरेंट होकर ट्री में छुपा हुआ है। बट किन्मू अच्छी तरह से इस ट्रांसपेरेंट स्नेक को देख पा रहा है, इसलिए वो कहने लगा, आखिर ये क्या बाला है। तो ग्रैंडपा भी कहने लगे, ये वही डीमन है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के सोल को डिवोर कर लेता है, और इस मर्तबा भी ये स्नेक यहाँ पे वही करने आया है, तो अब तुम्हें इसे रोकना होगा। जो सुनकर किन्मू स्नेक को रोकना चाहता था, लेकिन स्नेक के सामने डेटी स्टेचू की परछाई थी, जिस वजह से किन्मू यहाँ पे थोड़ा सा कतरा रहा है। लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए अपने सभी ग्रैंडपास की टीचिंग और ट्रेनिंग को याद करते हुए कहने लगता है, मेरे पास ओवरलोड बॉडी है, इस वजह से मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला। जो कह के किन्मू डेटी स्टेचू की परछाई के ऊपर हमला कर चुका, जिस वजह से ये नष्ट हो जाता है। उतने में ही किन्मू को स्नेक का वीक पॉइंट दिखाई दिया, मगर इससे पहले कि किन्मू स्नेक डीमन को खत्म कर पाता, उसी वक्त उसने न्यूबॉर्न बेबी के सोल को डिवोर कर लिया। बट अभी तक भी उसने सोल को पूरी तरह से डिवोर नहीं किया है, इसलिए बेबी सोल को बचाने का किन्मू के पास अभी भी एक चांस है। तो अब किन्मू एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए डीमन स्नेक को खत्म कर देता है, जिस वजह से बेबी सोल वापस से अपनी बॉडी में चला गया। और अब अपने जिंदा बेबी को देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए, जो चीज किन्मू भी देख पा रहा था। तो इसी वजह से उसे भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स याद आने लगे। जो देख के ग्रैनी सी किन्मू से कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स यकीनन एक अच्छे लोग थे, क्योंकि जिस रात मैंने तुम्हें नदी के किनारे से लाया तो उस रात तुम्हें एक लेडी प्रोटेक्ट कर रही थी। जो लेडी तुम्हारी मदर थी या कोई और मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये लॉकेट बचपन से ही तुम्हारे पास है, तो हो सकता है इसी के जरिए तुम एक दिन अपने पेरेंट्स को तलाश कर पाओ। फिलहाल तो तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रात को बहुत कुछ होने वाला है। जो सुनकर किन्मू अपने रूम में सोने चला गया। वहीं ग्रैंडपा भी पहरा दे रहे थे। अब आधी रात को एक शैडो डीमन किन्मू के कमरे में घुस गया, जो चीज किन्मू को भी पता चल गया, लेकिन किन्मू के कुछ करने से पहले ही उसने किन्मू के शैडो को सील कर दिया। और ये टेक्निक बिल्कुल ग्रैनी सी की टेक्निक से मिलती जुलती है। उतने में
में ही ग्रैनीसी जो अभी तक भी सोई नहीं थी वो कहने लगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने शैडो सीलिंग टेक्निक का शो ऑफ करने की। तो ये बंदा कहने लगा तुम हमारे क्लैन के लीडर की वाइफ हुआ करती थी, लेकिन देखो अब तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। खैर चलो अब डीमन कैनन मेरे हवाले कर दो। तो ग्रैनीसी कहने लगी तुम जैसा घटिया बंदा जो बच्चों को स्पिरिट को डिवोर करता है उसे मेरे सामने बोलने की कोई इजाजत नहीं। तो ये बंदा कहने लगा तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम कोई महान महात्मा हो। मैं तुम्हें बता दूं तुम भी मेरी ही तरह हो जो अपने हस्बैंड को कत्ल कर चुकी। जो सुनते साथ ही ग्रैनीसी इस बंदे पे अटैक करने जाने लगी, बट तभी कोई चीज उन्हें इस बंदे को मारने से रोकने लगी। और ये चीज और कुछ नहीं डीमन एम्परर का दिया हुआ कर्ज है। दरअसल इस कर्ज के रहते हुए ग्रैनीसी किसी भी डीमन कल्ट के बंदे को मार नहीं सकती। इस कर्ज की वजह से ग्रैनीसी का रियल फेस और वॉइस कुछ देर के लिए अपीयर हुआ, जिसे किन्मू भी देख चुका, इसलिए वो कहने लगा आखिर ये औरत कौन है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी शैडो डीमन ग्रैनीसी पे हमला करने जाने लगा, लेकिन उतने में ही किन्मू मैजिकल स्टाफ का यूज करके ग्रैनीसी को बचा चुका। मैजिकल स्टाफ की वजह से ग्रैनीसी का कर्ज भी सप्रेस हो गया, लेकिन इस बीच शैडो डीमन यहाँ से फरार हो जाता है। मगर शैडो डीमन की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी मुलाकात बाहर ग्रैंडपा बी से हो गई, जिन्होंने तुरंत ही शैडो डीमन को पहचान लिया। हालांकि शैडो डीमन वॉचमैन के फॉर्म में था, मगर फिर भी शैडो डीमन ग्रैंडपा बी से बच नहीं पाता। अब ग्रैंडपा बी को जैसे ही पता चला कि ये शैडो डीमन है तो तुरंत ही उन्होंने इसे खत्म कर दिया। साथ ही साथ ग्रैंडपा भी कहने लगे भले ही मैं अंधा हूँ मगर मैं वो देख सकता हूँ जो कोई भी नहीं देख सकता। मरते मरते शैडो डीमन कहता है कि डीमन एम्परर की वाइफ तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने स्पीयर गॉड जैसे बंदे को पहरेदारी पे लगा रखा है। अब इसी के साथ हम सुबह के वक्त किन्मू को देखते हैं जो दोनों कपल्स को गुड बाय बोलकर ग्रैनीसी और ग्रैंडपा बी के साथ यहाँ से जाने लगा। लेकिन रास्ते में वो काफी सारे सवाल पूछ रहा था, जैसे कि वो शैडो डीमन कौन था और वो बार बार डीमन कल्ट का नाम क्यों ले रहा था, और क्या सच में ग्रैनीसी डीमन एम्परर की वाइफ थी। किन्मू के सवालों के पहाड़ से बचने के लिए ग्रैंडपा भी पेड़ से टकरा के जानबूझ के यहाँ पे नाटक करने लगे बेहोश होने का, जिस वजह से अब ग्रैनीसी को ही किन्मू के सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। किन्मू के सवालों का जवाब देने के साथ साथ ग्रैनीसी ग्रैंडपा बी को भी घसीटते हुए लेके जा रही थी। अब इधर पे विलेज में डीमन कल्ट के दो बंदे आ गए, जो इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगे कि हमने सुना था कि यहाँ पे कोई डिमोनिक एनर्जी थी। तो ये बंदा उन्हें बताता है कि हाँ यहाँ पे एक डिमोनिक स्नेक तो हुआ करता था, लेकिन डिजेबल विलेज के लोगों ने उसे खत्म कर दिया। जो कह के वो बंदा ये भी बताता है कि इस विलेज का वॉचमैन भी कल रात अचानक से मारा गया। जो सुनते साथ ही एल्डरी फिगर तुरंत ही इस बंदे को हिप्नोटाइज कर लेता है। हिप्नोटाइज करने के बाद ये एल्डरी फिगर तुरंत ही इस बंदे के रिसेंट मेमोरी को चेक करने लगा, जहाँ पे रात को क्या कुछ हुआ वो सभी दिख रहा है। अब ये लोग तुरंत ही वॉचमैन के ग्रेव के पास आ गए, जहाँ पे आने के बाद इस बंदे ने वॉचमैन की डेड बॉडी से पता लगाया कि ये बंदा तो उन्हीं के शैडो हॉल का गुम हुआ मास्टर है। दरअसल डीमन कल्ट में पूरे 360 हॉल्स है, जिनके मास्टर्स भी अलग अलग है, और ये उन्हीं में से एक हॉल शैडो हॉल का मास्टर था, जो कि सालों पहले गायब हो गया था। अब इसकी मेमोरी से इन्हें जानने को मिला कि ये बंदा तो करप्ट हो चुका था, जिस वजह से ये न्यूबॉर्न बेबीज के सोल को डिवोर करते हुए अपने डीमन स्पेल को प्रैक्टिस करता था। जो जानते साथ ही मास्क पहना हुआ एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगा कि इस बंदे ने हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए इसे सेक्ट के रूल्स के हिसाब से सजा देना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये मर चुका है तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अब मास्क पहना हुआ बंदा इस एल्डर से कहने लगा कि इसे डीमन कल्ट के रिचुअल के साथ विदा कर दो। जो सुन के ये एल्डर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद ये दोनों बंदे यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते हुए मास्क पहना हुआ एल्डर कहता है कि अब हमें डिजेबल विलेज जाना होगा, क्योंकि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो वहीं पे मिलेगा। इधर विलेज में ग्रैनीसी किन्मू को ड्रैगन चिकन का अंडा कलेक्ट करने को बोलती है, क्योंकि ड्रैगन चिकन ने अभी अभी एक नया अंडा दिया है। जो सुनके किन्मू तुरंत ही ड्रैगन चिकन के अंडे को कलेक्ट करने आ गया। अब इतने बड़े अंडे को देख के किन्मू बहुत ज्यादा खुश और हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो इस अंडे को ले पाता, ड्रैगन चिकन यहाँ पे आते हुए किन्मू की बहुत ही बुरी तरह से धुलाई कर देती है। हालांकि किन्मू यहाँ पे फाइट बैक करने की भी ट्राई करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो अब वो ड्रैगन चिकन को हराने के लिए तुरंत ही विलेज से बाहर चला गया। दरअसल वो पिछली बार की तरह कुछ न्यू टेक्निक सीख के यहाँ पे ड्रैगन चिकन को हराना चाहता है, लेकिन चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। और किन्मू का पीछा करने वाला और कोई नहीं ग्रैनीसी थी। ग्रैनीसी किन्मू का पीछा हिरन के भेस में कर रही थी, जो चीज किन्मू को भी पता चल गया, इसलिए वो खतरे में होने का नाटक करते हुए ग्रैनीसी को डरा देता है। अब वो ग्रैनीसी से ये कह के यहाँ से जाने लगा कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद किन्मू को एक बुल दिखाई दिया जो नदी किनारे पानी पी रहा था, जिसको वो ग्रैनीसी समझ के डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अब ये बुल किन्मू का पीछा करने लगा, तो किन्मू इस बुल से बचने के लिए अपने नाइफ्स को निकालते हुए इस बुल को मारने का प्रिटेंड करने लगता है। बट अब हमें जानने को मिला कि ये बुल और कोई नहीं ग्रैनीसी थी, जो बात किन्मू पहले ही समझ चुका था, क्योंकि ये बुल किन्मू का बस पीछा कर रहा था, वो किन्मू पे अटैक नहीं कर रहा था। अब ग्रैनीसी तुरंत ही रिवर्स गियर डालते हुए यहाँ से जाने लगी। साथ ही साथ वो कहने लगी किन्मू आज तुमने अपनी ग्रैंडमा को मारने की कोशिश की, इसलिए तुम विलेज जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन कल्ट के एल्डर्स पे आया, जो डिजेबल विलेज के बाहर आकर कहने लगे हम लोग अपने लीडर की वाइफ से मिलने आए हैं। तो ग्रैंडपा मार्क्स और विलेज चीफ बाहर आते हुए कहने लगे कि यहाँ पे किसी की भी वाइफ नहीं रहती, यहाँ पे एक मर्तबा जो भी आ गया उसका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। उतने में ही मार्क्स पहना हुआ एल्डर कहने लगा कि हमारे
कल्ट का अब कोई भी वारिस नहीं सिवाय कल्ट लीडर की वाइफ के। तो विलेज चीफ कहते हैं वो अभी बाहर गई है, तब तक आप लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर सकते हो। इसी के साथ अब हम किन्मू को देखते हैं जो अभी तक भी ग्रैनी सी से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था, लेकिन ग्रैनी सी फ्लाई करने की वजह से बहुत ही आसानी से किन्मू का पीछा कर पा रही थी, जो बात किन्मू को जरा भी पसंद नहीं आई। इसीलिए वो एक ऊंचाई वाले जगह से जंप मारते हुए ग्रैंडपा ज़ू की तरह फ्लाई करने की ट्राई करता है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाता, उल्टा वो नीचे ही गिर जाता है। उतने में किन्मू को एक बीस्ट हवा की मदद से फ्लाई करते हुए नजर आया, तो किन्मू भी इसी तरह से हवा की मदद से फ्लाई करना सीख चुका। अब फ्लाई करने आ जाने की वजह से किन्मू तुरंत ही ग्रैनी सी की नजरों से ओझल हो गया। वहीं ये मास्क पहना हुआ एल्डर कहता है कि हमने पूरे 40 सालों तक इंतजार किया है, इसलिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जो कहने के बाद उसने अपने साथी एल्डर से कहा कि वो पूरे डीमन कल्ट को यहाँ पे समन कर ले। तो एल्डर एक मैसेज भेजते हुए पूरे डीमन कल्ट को यहाँ पे समन करने का ऑर्डर भेज देता है, जिस वजह से पूरा डीमन कल्ट डिजेबल विलेज की ओर बढ़ने लगा। साथ ही में ये लोग डार्कनेस से बचने के लिए डेटी स्टैचू को भी उठाकर अपने साथ ला रहे थे, जो देख के ग्रैंडपा ज़ू कहने लगे पता नहीं ग्रैनी सी कहाँ पे है, उसकी वजह से हमारे विलेज के सामने पूरा का पूरा एक सेक्ट आके खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ इन सब चीजों से अनजान किन्मू बहुत ही मजे से फ्लाई कर रहा था, बट तभी वो एक फॉक्स से टकरा गया, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन फॉक्स किन्मू को बचा चुकी। अब अपने आप को सही सलामत देख किन्मू काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आने लगा, क्योंकि आसमान से गिरने के बाद दो ही हालात पेश आ सकते हैं, पहला तो हड्डियां टूटेगी या फिर बंदा हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। अब ये फॉक्स फिक्रमंद होते हुए किन्मू का हाल पूछने लगी, तो किन्मू कहता है तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम फ्लाई कैसे कर पा रही थी। तो ये फॉक्स बताने लगी कि उसने एक बुक से बनाना लीफ के जरिए उड़ना सीखा। जो कहने के बाद फॉक्स अपना नाम बताते हुए कहने लगी कि मेरा नाम हुवोलिंगर है और तुम्हारा क्या है। तो किन्मू से अपना नाम किन्मू बताता है। उसी वक्त हुवोलिंगर किन्मू से कहने लगी मुझे देखने से तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, यकीनन तुम्हें पढ़ना भी आता होगा, तो क्या तुम इस बुक में से पढ़ के मेरे कुछ डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जिसपे किन्मू राजी होते हुए इस बुक को पढ़ के हुवोलिंगर के डाउट्स को क्लियर कर चुका। तभी किन्मू हुवोलिंगर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो हुवोलिंगर बताने लगी कि ये बुक मुझे सेक्रेट ड्यून से मिली है, जिसपे किन्मू उसे उस सेक्रेट ड्यून पे लेके जाने को बोलता है, लेकिन हुवोलिंगर डरते हुए कहने लगी नहीं मैं उस जगह पे दोबारा नहीं जाने वाली, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में सोचते ही मेरी बॉडी कांप उठती है। तो किन्मू कहता है तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनके हुवोलिंगर किन्मू को सेक्रेट ड्यून में लेके आ चुकी। असल में इस जगह को ड्रैगन पैलेस कहा जाता है, जिसको किन्मू ने डीमन टेम्पल के दीवारों के मैप पे देखा था। इस जगह के अंदर जाने के बाद किन्मू को जो नजारा दिखाई दिया वो बेहद ही खतरनाक और डरावना था, क्योंकि यहाँ जगह जगह पे इंसानी कंकाल लटके हुए और पड़े हुए थे। उतने में ही किन्मू को ऊपर की तरफ कुछ सी क्रिएचर्स जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इसके ऊपर रिवर का पानी था। उतने में ही कुछ चमगादड़ हुवोलिंगर के पास से गुजर गए, तो हुवोलिंगर डरते हुए तुरंत ही किन्मू के पैर पे लटक गई, मगर किन्मू उसे शांत कराते हुए कहता है डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब किन्मू चलते चलते आगे आ गया, जहाँ पे आके किन्मू डिवाइन टेक्निक से आगे के रास्ते को ऑब्जर्व करने लगता है। तो उसे जानने को मिला कि यहाँ पे एक ट्रू ड्रैगन है, जिसको देखते साथ ही किन्मू को ग्रैंडपा माँ की बात याद आ गई। उन्होंने किन्मू से एक मर्तबा कहा था कि ट्रू ड्रैगन्स के पास थंडर एलिमेंट की पावर्स होती है, जो याद आते ही किन्मू पहले की तरह डिवाइन आई की मदद से थंडर एलिमेंट को भी अब अपने ओवरलोड बॉडी का हिस्सा बना चुका। जब तक किन्मू यहाँ पे ये सब कर रहा था तब तक कुछ अनडेड्स किन्मू की तरफ बढ़ने लगे, जिनको देखते साथ ही हुवोलिंगर डरते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन किन्मू सब्र से काम लेते हुए मैजिकल स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, जिसके प्योर एनर्जी की वजह से सभी अनडेड सप्रेस हो गए। तो अब किन्मू को आगे एक ड्रैगन स्केलेटन भी दिखाई पड़ा, जिसके गोद में एक बेबी ड्रैगन भी है, जो फिलहाल के लिए फ्रीज है, बट इस बेबी ड्रैगन के बॉडी में एक वेपन भी घुसा हुआ था। लेकिन यंग ड्रैगन को स्केलेटन ड्रैगन अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। उतने में ही किन्मू को एक बंदे की आवाज आने लगी, जो कह रहा था कि बच्चे तुम्हारे पास मोंग टेम्पल का वेपन है, मतलब कि तुम मोंग टेम्पल से बिलोंग करते हो। जिस बंदे ने ये कहा था वो भी आइस में जमा हुआ था, और उसके एक हाथ में फ्लैग और दूसरे हाथ में एक ऑब था। अब ये बंदा किन्मू से कहने लगा अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा माला माल कर दूंगा, क्योंकि मैं फ्लेम नेशन के क्राउन प्रिंस मतलब की फ्लेम नेशन के होने वाले एम्परर का ट्यूटर और मेंटर हूँ। क्राउन प्रिंस और मेरे सपोर्ट से तुम काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो किन्मू कहने लगा पहला तो ये कि मैं मोंग टेम्पल का डिसाइपल नहीं हूँ, मैं डाजू कॉन्टिनेंट का रहने वाला एक रहवासी हूँ, और दूसरा ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे फंसे। तो ये बंदा कहने लगा कि 200 साल पहले मैं यहाँ पे अपने कुछ साथियों के साथ क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन मेरे हाथ में जो ड्रैगन ऑर्ब है वो यहाँ पे मेरे साथियों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगा ताकि वो यंग ड्रैगन को जिंदा कर सके, बट जब मैंने यहाँ पे इसे रोकने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे कैद हो गया। जो सुन के हुवोलिंगर को इस बंदे पे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो कहने लगी यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बिना खाए पिए 200 सालों तक जिंदा रह पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ये सुन के किन्मू हुवोलिंगर को शांत कराते हुए कहने लगा था तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मुझे इस बंदे की बात पे यकीन है, क्योंकि अभी इस बंदे ने जो भी बताया उसमें थोड़ा दम तो है। जो कहने के बाद किन्मू इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारे हाथ में ये फ्लैग क्या चीज है। तो ये बंदा किन्मू को बताता है कि ये बस एक प्रोटेक्टिव स्पेल है। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें अपना शॉर्ट थोड़ा सा बर्फ से बाहर निकाल के दूंगा, तो तुम मेरे शॉर्ट को फौरन ही लेके इस ड्रैगन बोन पे हमला कर देना, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर तुम माला माल हो जाओगे। ये सुन के किन्मू कहता है क्या मैं तुम्हारे इस शॉर्ट से ड्रैगन स्केलेटन को ब्रेक भी कर पाऊंगा। जिसपे ये बंदा कहता
कहता है कि बेशक तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि ये स्वॉर्ड एक फर्स्ट ग्रेड का वेपन है और ऐसा वेपन पूरे फ्लेम नेशन में भी कुछ ही लोगों के पास है। जो सुन के किन्मू पूछता है क्या तुम्हारा ये स्वॉर्ड मेरे मैजिकल स्टाफ से भी ज्यादा कीमती है? तो ये बंदा कहता है कि भला तुम मेरे स्वॉर्ड को अपने मैजिकल स्टाफ से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो किन्मू कहता है ठीक है, नहीं करता। अच्छा चलो अब तुम इस स्वॉर्ड को बर्फ से थोड़ा सा बाहर निकालो। जो सुनके इस बंदे ने अपने स्वॉर्ड को बर्फ से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, जिसके आगे अब किन्मू वाइटल थ्रेड का यूज करके इस स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन किन्मू इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किन्मू को वाइटल थ्रेड से स्वॉर्ड को कंट्रोल करना नहीं आता। जो देख के ये बंदा किन्मू को स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाना चाहता है, बट किन्मू इसके लिए साफ मना कर चुका, क्योंकि किन्मू को ग्रैंडपा मार्क्स ने कहा कि वो एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है, जो कि किन्मू को स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकता है। लेकिन तब तक किन्मू को किसी और से स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखनी होगी। अगर गलती से भी किन्मू किसी और से स्वॉर्डमैनशिप सीख लेता है तो स्वॉर्ड मास्टर किन्मू को नहीं सिखाएगा। ये सुनके जो बंदा बर्फ में जमा हुआ था वो कहने लगा भला तुम ये क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? मेरे पास जो स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो डायरेक्ट मुझे इंपीरियल एडवाइजर से मिली है, जिसने दुनिया के सभी बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन को इकट्ठा करके एक खतरनाक टेक्निक को बनाया, जो कि एंशिएंट टाइम के टेक्निक से भी ज्यादा कीमती मानी जाती है। जो सुनके किन्मू कहता है ऐसा है तो वो इंपीरियल एडवाइजर कमाल का होगा, बट अभी भी मैं तुमसे स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखूंगा। जो सुनके तो अब इस बंदे को किन्मू पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उसे यहाँ से आजाद होना था, इसलिए वो सब्र रखते हुए किन्मू से कहता है चलो तुम मुझसे स्वॉर्डमैनशिप मत सीखो, लेकिन तुम मुझसे वाइटल थ्रेड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो तो सीख सकते हो ना। इस बंदे के इस बात पे किन्मू राजी हो गया। तो अब ये बंदा किन्मू को वाइटल थ्रेड किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो सिखाने लगा, जिसमें किन्मू को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। इस वजह से हुवोलिंगर यहाँ पे थोड़ा सा झपकी मारने लगी, बट कुछ ही देर में एक धमाके की वजह से हुवोलिंगर डरते हुए उठ गई। तभी हम किन्मू को देखते हैं जो वाइटल थ्रेड से स्वॉर्ड कंट्रोल करना सीख चुका है। जो देख के बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया और किन्मू से कहने लगा जल्दी आओ और मुझे यहाँ से आजाद करो। तो किन्मू उसे आजाद करने जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से किन्मू का मैजिकल स्टाफ वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि बर्फ में जमा हुआ बंदा सोच रहा था कि जैसे ही वो आजाद हो जाएगा वैसे ही वो किन्मू को मार के उसका मैजिकल स्टाफ ले लेगा, जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को ड्रैगन ऑर्ब के साथ साथ मैजिकल स्टाफ भी गिफ्ट में देगा, जिस वजह से फ्लेम नेशन में उसकी पोजीशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो अभी यहाँ पे सोच ही रहा था कि तभी किन्मू इस बंदे को आजाद करने से मना कर देता है। जो देख के ये बंदा किन्मू से कहने लगा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो किन्मू कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे डिसाइपल्स ड्रैगन ऑर्ब की वजह से मारे गए हैं, जबकि तुमने खुद ही अपने डिसाइपल्स को मारा, वो भी इस फ्लैग का यूज करके, ताकि तुम जिंदा रह सको। जो सुनके तो हुवोलिंगर काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अब ये बंदा यहाँ पे आजाद होने के लिए हुवोलिंगर को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करने लगा, उसे सीक्रेट टेक्निक का लालच देते हुए। दरअसल हुवोलिंगर के पास जो किताब है वो इसी ने यहाँ पे छोड़ी थी, ताकि कोई बंदा लालच में आके उसे आजाद कर दे। लेकिन किन्मू और हुवोलिंगर इसके झांसे में नहीं आते, वो यहाँ से जाने लगे। बट तभी ये बंदा अपने फ्लैग का यूज करके हुवोलिंगर और किन्मू के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देख के किन्मू इस बंदे से कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने हमारी सारी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब भी कर लिया तब भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये बंदा कहने लगा कि तुम्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मैं 100 साल और यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, जब तक यकीनन कोई ना कोई तुम्हारी ही तरह यहाँ पे आ ही जाएगा। ये देख के किन्मू तुरंत ही हिम्मत करते हुए अपने स्वॉर्ड को वाइटल थ्रेड से कंट्रोल करते हुए इस फ्लैग को काट देता है, जिस वजह से अब किन्मू और हुवोलिंगर यहाँ पे आजाद हो गए। अब आजाद होते साथ ही ये दोनों तुरंत ही अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। बट ये बंदा इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, वो फौरन ही यहाँ पे गुस्से में अपना पाम अटैक किन्मू पे रिलीज कर चुका, जिसको किन्मू थंडर ड्रैगन अटैक से ब्लॉक कर लेता है और सही सलामत ड्रैगन पैलेस से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद किन्मू को अपने सामने ग्रैनी सी दिखाई दी, तो वो तुरंत ही उनके पास जाते हुए उनसे मैजिकल स्टाफ और स्वॉर्ड के बारे में सवाल करते हुए पूछने लगा कि इन दोनों में से कौन सा ट्रेजर ज्यादा कीमती है। तो ग्रैनी सी कहने लगी दोनों ट्रेजर्स अलग अलग सलाहियत को पोजेस करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल है। जो कहने के बाद ग्रैनी सी हुवोलिंगर को लाड करते हुए कहने लगी तुम्हारी वजह से मेरे किन्मू को ये स्वॉर्ड मिली, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ग्रैनी सी के ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया, जिसके बाद दूसरे सीन में किन्मू और ग्रैनी सी विलेज आ गए, जहाँ पे किन्मू को बड़े बड़े टावर्स दिखाई देते हैं विलेज के सामने। इसलिए किन्मू कहने लगा आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? दिन दहाड़े हमारे विलेज के सामने एक टाउन कैसे बन गया? इस टाउन को देखकर ग्रैनी सी समझ चुकी थी कि डीमन कल्ट के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए उनका हाथ यहाँ पे ठंडा पड़ चुका, जिसको किन्मू भी महसूस कर लेता है। इसलिए वो ग्रैनी सी से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आपकी तबीयत ठीक तो है? जिसपे ग्रैनी सी कोई भी जवाब नहीं देती, वो तुरंत ही विलेज आ गई, जहाँ पे मास्क पहना हुआ एल्डर ग्रैनी सी को देखते ही कहने लगा था कि क्या तुम अपने एंसेस्टर को ग्रीट भी नहीं करोगी? जो सुनके ग्रैनी सी तुरंत ही मास्क पहने हुए एल्डर को ग्रीट करने लगी। अभी एल्डर ग्रैनी सी से कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस वजह से मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें न्यू कल्ट मास्टर बनाने का फैसला किया है। जो कहके ये बंदा अपना फेस मास्क रिमूव कर चुका, जिस वजह से हमें और किन्मू को जानने को मिला कि ये बंदा तो बूढ़ा ना होकर जवान है। इसलिए किन्मू मनी मन सोचते हुए कहने लगा कि ये बंदा तो ग्रैनी सी से भी जवान है, लेकिन फिर भी ये खुद को बूढ़ा कह रहा है। उतने में ही विलेज चीफ कहने लगे ग्रैनी सी वो पर्सन है जिसने तुम्हारे कल्ट मास्टर को मारा, तो क्या तब भी तुम ग्रैनी सी को अपना न्यू कल्ट मास्टर बनाना चाहते हो? जिसपे एल्डर याओ कहता है ग्रैनी सी ने प्रीवियस कल्ट मास्टर को मार के और सेक्रेट कैनन बुक को हासिल करके साबित कर दिया है कि वो प्रीवियस कल्ट मास्टर से भी ज्यादा कैपेबल है। उतने में ही ग्रैंडपाजू ग्रैनी सी के पास आते हुए उनसे कहने लगे कि तुम्हें कल्ट मास्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डीमन कल्ट एक पावरफुल फैक्शन है। तो ग्रैनी सी कहने लगी मैं कल्ट मास्टर की पोजीशन चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इनर डीमन
कर्स मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। जो सुन के एल्डर याओ कहने लगा कि अगर तुम कल्ट मास्टर नहीं बन सकती तो इसका मतलब कि तुम डीमन कल्ट के मास्टर को मारने वाली कातिल हो, जिसका हम तुमसे बदला लेंगे। ये सुन के किन्मू काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा ये लोग तो ग्रैनी सी को मारना चाहते हैं। तभी विलेज चीफ कहते हैं अगर ग्रैनी सी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती मतलब कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुम जबरन ग्रैनी सी को यहाँ से लेके जाने की सोच रहे हो तो फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते ही एल्डर याओ यहाँ पे तुरंत ही डीमन कल्ट के काफी सारे एक्सपर्ट्स को समन कर चुका और कहने लगा कि ठीक है तो फिर मैं जंग के लिए तैयार हूँ। जो देख के विलेज चीफ कहने लगे तुम्हें डर नहीं लगता कि हमसे जंग करने के बाद डीमन कल्ट कमजोर पड़ जाएगा और इस मौके का फायदा उठा के नेशन मास्टर पूरे डीमन कल्ट को तबाह कर देगा। तो एल्डर याओ कहने लगा कि ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन बिना लीडर के वैसे भी आज नहीं तो कल डीमन कल्ट बर्बाद हो ही जाएगा। एल्डर याओ के ये कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीमन कल्ट के लोग ग्रैनी सी को न्यू कल्ट लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रैनी सी कल्ट लीडर बनने से इनकार कर चुकी, जिस वजह से एल्डर याओ ने तुरंत ही ग्रैनी सी को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। लेकिन विलेज चीफ कहते हैं अगर तुम ग्रैनी सी को बिना उनकी मर्जी से यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर तुम्हें हमसे लड़ना होगा। लड़ाई का सुनते ही एल्डर याओ ने तुरंत ही यहाँ पे अपने ट्रूप्स को समन कर लिया, जिस वजह से यहाँ का माहौल गर्मा गर्मी में बदलने लगा। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम किन्मू को देखते हैं जो की वॉर के लिए तैयार होते हुए कहने लगा की अगर तुम मेरी ग्रैनी सी को मुझसे छीनना चाहते हो तो फिर ये मेरे रहते हुए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्रैनी सी के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों से लड़ूंगा। जो सुनके इधर ग्रैनी सी को किन्मू पे प्राउड फील होने लगता है, लेकिन ग्रैनी सी किन्मू से कहती है तुम्हारी ग्रैनी सी को कोई भी कहीं भी लेकर नहीं जा रहा, इसलिए तुम जरा भी फिक्र मत करो। अभी हमारे पास शांति से इस मामले को निपटाने का एक तरीका मौजूद है, जो अगर काम नहीं आया तो फिर हम सभी अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो कहने के बाद ग्रैनी सी एल्डर याओ से अकेले में बात करने आ गई, जहाँ पे एल्डर याओ कह रहे थे कि मैंने पिछले 40 सालों में कई सारे टैलेंटेड लोगों को देखा मगर कोई भी तुम सा नहीं था। जो बात तुम में है वो बाकियों में नहीं थी। तो ग्रैनी सी कहने लगी पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अगर उसमें आप चाहते तो मुझे अपना डिसाइपल बना के वो सब होने से रोक सकते थे, बट आपने मुझे अपना डिसाइपल ना बनाकर उस कमीने लीडर का डिसाइपल बना दिया, जिसने जबरदस्ती अपनी ही डिसाइपल से शादी कर ली। तो इसी वजह से मुझे शादी की ही रात उस बेवकूफ लीडर को मारना पड़ गया, बट मरने के बाद भी वो इनर डीमन कल्ट की शक्ल में मेरा पीछा कर रहा है। तो एल्डर याओ कहते हैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैंने पास्ट में तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाया। जो सुनकर ग्रैनी सी कहने लगी अगर ऐसा है तो क्या आप दोबारा से मेरी खूबसूरती से वही प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एल्डर याओ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती लोगों के लिए पॉइजन है, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हें लीडर बनाने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं। जो सुनकर ग्रैनी सी कहने लगी मुझे दुनिया वालों से छुपने के लिए अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी आवाज को भी त्यागना पड़ा। मेरी जिंदगी पूरी तरह से जहन्नुम बन चुकी थी जब तक कि मेरी लाइफ में किन्मू की एंट्री नहीं हुई। किन्मू के आने के बाद मुझे जीने की एक वजह मिली, इसलिए अब मैं वापस नहीं आने वाली, लेकिन लीडर पोजीशन के लिए मेरे पास एक टैलेंटेड बंदे का नाम है। ग्रैनी सी के ये कहते ही हम विलेज में ग्रैंडपा जू को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही पता चला कि किन्मू को लीडर पोजीशन के लिए चुना गया है तो वो कहने लगे किन्मू अभी इस पोजीशन को संभालने के लिए छोटा है, तुम्हें अगर डीमन कल्ट का लीडर किसी को बनाना ही था तो मेरा नाम उन्हें सजेस्ट कर देती, वैसे भी मुझसे अच्छा लीडर डीमन कल्ट को नहीं मिलने वाला। उतने में ही ग्रैनी सी कहने लगी कल किन्मू का टेस्ट होगा जिसमें किन्मू को 3 दिन के अंदर 360 हॉल मास्टर्स को हराना होगा। वो सभी हॉल मास्टर्स अपने लेवल को किन्मू के लेवल पे सप्रेस कर लेंगे। जो सुनके ग्रैंडपा माँ कहने लगे भले ही वो सभी हॉल मास्टर्स अपना लेवल सप्रेस कर ले मगर किन्मू को 1-2 लोगों से फाइट नहीं करना, उसे 360 ऐसे अलग अलग कल्टिवेटर से फाइट करना है जो कि अपने फील्ड में मास्टर है। सिर्फ फाइट ही नहीं करना, उन्हें हराना भी है, वो भी 3 दिन के अंदर। ग्रैंडपा माँ की बात सुनके किन्मू कहने लगा था मैं अब बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने विलेज और ग्रैंडमा के लिए जरूर फाइट करूंगा। तो विलेज चीफ भी किन्मू को सपोर्ट करते हुए कहने लगे थे हाँ किन्मू हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर अपने विलेज और अपनी ग्रैंडमा को बचा लोगे। जो कहने के बाद उन्होंने सभी ग्रैंडपास को किन्मू को कल के फाइट के लिए तैयार करने को बोला। तो सभी ग्रैंडपास फौरन ही किन्मू को फाइट के लिए तैयार करने लग गए। जहाँ पे ग्रैंडपा बुच्चर के स्लैशेस को देख के एल्डर याओ हैरान होते हुए कहने लगे थे ये तो वही स्लैशेस है जिसने पुराने वक्त में पूरे हेवेंस को हिला कर रख दिया था। इनफैक्ट वो जो ब्लेड मास्टर था उसे रोकने के लिए खुद हेवनली गॉड्स ने एक्शन लिया था। जो सुनकर एल्डर याओ का साथी कहने लगा क्या सच में ये वही मॉन्स्टर है, लेकिन उस वक्त तो हेवनली गॉड्स ने ब्लेड मास्टर के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो क्या तब भी ये ब्लेड मास्टर जिंदा है। उतने में ही एल्डर याओ कहने लगे कि इस विलेज के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने टाइम के मॉन्स्टर है, जिनमें से मैं ब्लेड मास्टर और ग्रैंडपा माँ को ही जानता हूँ। ग्रैंडपा माँ वही बंदा है जो पूरे मोंग टेम्पल का सबसे ताकतवर डिसाइपल था, जिसे मोंग टेम्पल का मास्टर भी बनाया जाना था। जो सुनके एल्डर याओ का साथी कहने लगा कि ये सभी विलेजर्स भले ही डिसेबल है, लेकिन अगर ये आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाए तो पूरे आउटसाइड वर्ल्ड का नक्शा ही बदल जाएगा। तो तभी एल्डर याओ कहने लगे कि उम्मीद है कि ग्रैनी सी ने जिसे चुना है वो फ्लेम नेशन से लड़ने का दम रखता हो। उनके ये कहते ही अब सुबह के वक्त किन्मू सभी हॉल मास्टर से फाइट करने के लिए आ गया, जहाँ पे ग्रैनी सी किन्मू को बताने लगती है कि ये जो तुम्हें अपने सामने अगरबत्तियाँ दिख रही है वो 3 दिन पूरा होते ही बुझ जाएंगे, जिस वजह से तुम्हें वक्त से पहले ही सभी लोगों को हराना होगा। जो सुनके किन्मू तुरंत ही पहले
पहले हॉल मास्टर को चैलेंज करने आ गया। वहीं पीछे की ओर ग्रैनी सी कह रही थी कि किन्मू उम्मीद है कि तुम सही सलामत रहकर सभी लोगों को हरा दो। अब पहले हॉल में आने के बाद किन्मू को अपने सामने एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो कि मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पे बारिश करवा रहा है, जो देख के किन्मू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ये बच्चे जैसा दिखने वाला बंदा कहने लगा कि मुझे लोग रेन मास्टर के नाम से जानते हैं और मैं तुमसे फाइट करने वाला पहला मास्टर हूँ। जो सुन के किन्मू कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये किस तरह की स्पिरिट बॉडी को यूज कर रहे हो। तो ये बंदा कहने लगा तुम्हारी ग्रैंडमा सी तो हमारी सेंटेस हुआ करती थी जिन्हें मैजिकल पावर्स में कोई भी सरपास नहीं कर पाया, तो क्या उन्होंने तुम्हें मैजिकल पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिसपे किन्मू कहता है मुझे तो बस कॉम्बैट और शॉर्ट कंट्रोलिंग के बारे में ही पता है। जो सुन के रेन मास्टर कहने लगा कि ऐसा है तो चलो अब मैं तुम्हें मैजिकल पावर्स यूज करके दिखाता हूँ। ये कहने के बाद रेन मास्टर तुरंत ही बारिश के बूंदों को मैजिक का यूज करके यहाँ पे किन्मू के ऊपर निडल की तरह हमला करने लगा, जिससे किन्मू जैसे तैसे बच रहा था। अब तभी रेन मास्टर इन बारिश के बूंदों को आइस मैजिक का यूज करके फ्रीज कर देता है, जिस वजह से अब ये बूंदे और भी ज्यादा घातक हो गए। बट किन्मू अभी भी खुद को बचाए हुए था। चारों तरफ बर्फ होने की वजह से किन्मू को यहाँ पे सर्दी लगने लगी, लेकिन किन्मू हार ना मानते हुए वाटर स्पीयर को क्रिएट कर लेता है और रेन मास्टर के ऊपर स्पीयर से हमला करते हुए कहने लगता है अब तक तो मैं यहाँ पे तुम्हारा मैजिक देख रहा था, लेकिन अब बारी तुम्हारी है कि तुम मेरा कॉम्बैट स्किल देखो। यहाँ पे किन्मू का स्पीयर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि रेन मास्टर उसे ब्लॉक नहीं कर पाया और हार गया। रेन मास्टर को हारता हुआ देख बाकी के लोग कहने लगे तुम इतनी जल्दी हार कैसे गए। अभी ये लोग यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी और भी काफी सारे हॉल मास्टर्स किन्मू से हारते हुए नीचे आ गिरे और हारे हुए हॉल मास्टर्स कह रहे थे कि किन्मू तो एक नंबर का चालाक लोमड़ी है, वो कभी हम लोगों के टेक्निक्स को कॉपी करता तो कभी डीमन स्पेल के साथ साथ डिवाइन स्किल का यूज करता। इन लोगों का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि किन्मू को जिस भी मास्टर की टेक्निक पसंद आ रही थी उसने तुरंत ही उसे अपने नोटबुक में नोट कर लिया। अब यहाँ पे किन्मू देखता है कि आधा दिन गुजर गया है और अब तक भी उसने 120 लोगों को नहीं हराया। वो यहाँ पे बस कुछ ही लोगों को हरा पाया है, उसे एक दिन में 120 कल्टीवेटर्स को हराना है। इसलिए किन्मू जल्दी करते हुए तुरंत ही शॉर्ट हॉल के मास्टर के पास आ गया, जहाँ पे आते साथ ही शॉर्ट हॉल के मास्टर ने किन्मू के शॉर्ट को बिना देखे ही पहचान लिया, जो चीज किन्मू को भी हैरान कर देती है। अब किन्मू शॉर्ट मास्टर से कहने लगा कि मुझे कोई भी शॉर्ट टेक्निक नहीं आती, क्योंकि ग्रैंडपा मास्क के दोस्त सुप्रीम शॉर्ट ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, तो इसीलिए क्या हम यहाँ पे किसी और तरह से फाइट कर सकते हैं। किन्मू की बात सुनके ये शॉर्ट मास्टर तुरंत ही इसके लिए मना कर देता है और कहता है मैं सिर्फ शॉर्ट बैटल ही करूंगा, तो इसीलिए जाओ जाकर पहले अपने सुप्रीम शॉर्ट मास्टर से शॉर्ट टेक्निक सीख के आओ। जो सुनके किन्मू ना चाहते हुए भी अब अपने ग्रैंडपास के पास आ गया। किन्मू की बात सुनके ग्रैनी सी कहने लगी थी शॉर्ट हॉल का मास्टर एक नंबर का घमंडी इंसान है, आखिर तुमने उसे अपने ब्लेड से कट क्यों नहीं कर दिया। तो किन्मू कहता है मैं करना तो चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तभी ग्रैनी सी विलेज चीफ से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी क्यों ना आप किन्मू को कुछ टेक्निक सिखा दो ताकि किन्मू शॉर्ट हॉल के मास्टर को जाके हरा दे। ग्रैनी सी की बात सुनके बाकी के ग्रैंडपास भी इसके लिए विलेज चीफ से रिक्वेस्ट करने लगे, जो सुनके किन्मू समझ चुका था कि विलेज चीफ ही इस दुनिया के सबसे महान शॉर्टमैन है। अब सभी ग्रैंडपास के रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली विलेज चीफ किन्मू को एक बेसिक सिखाने को राजी हो गए, जो कि बस नॉर्मल से स्टैबिंग करना था, मतलब कि शॉर्ट को वाइटल एनर्जी का सही तरह से यूज करके पुश करना। पहले तो किन्मू इसमें कच्चा नींबू था, बट विलेज चीफ के गाइडेंस की वजह से किन्मू तुरंत ही इसे मास्टर कर चुका। किन्मू का स्टैबिंग मूव इतना ज्यादा खतरनाक था कि किन्मू बस एक लकड़ी की ही मदद से पत्थरों के साथ साथ नाइफ्स में भी छेद कर दे रहा था। अब पूरी तरह से स्टैबिंग मूव को मास्टर कर लेने के बाद किन्मू शॉर्ट हॉल के मास्टर को चैलेंज करने जाने लगा, लेकिन जाने से पहले ग्रैनी सी किन्मू को एक लकड़ी का शॉट देती है, वो क्यों आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब किन्मू शॉर्ट मास्टर को लकड़ी के शॉट से चैलेंज करने आ गया। लकड़ी की शॉट देख के हॉल मास्टर सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम ये खिलौना यहाँ पे क्यों लाए हो। तो किन्मू कहता है ग्रैनी सी ने कहा कि मैं जो मूव इस्तेमाल करने वाला हूँ उससे तुम्हारी जान जा सकती है। जो सुनके शॉर्ट मास्टर का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो किन्मू के ऊपर अपने शॉर्टों से हमला करते हुए कहता है चलो बताओ कि तुमने सुप्रीम शॉर्ट मास्टर से ऐसा क्या सीखा कि मेरी जान भी जा सकती है। तो किन्मू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस स्टैबिंग करना सीखा। जो कह के किन्मू अपनी पूरी ताकत का यूज करके एक जोरदार स्टैबिंग मूव परफॉर्म करता है, जिसके प्रेशर से ही शॉर्ट मास्टर के शॉट्स ब्रेक होने लगे। अब किन्मू के अटैक से बचने के लिए शॉर्ट मास्टर तुरंत ही अपनी जगह से मूव हो गया, तो किन्मू भी लकड़ी के शॉर्ट को हॉल मास्टर की तरफ डायरेक्ट कर चुका, जिस वजह से हॉल मास्टर बुरी तरह से घायल होकर बाकी के मास्टर्स की तरह बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। जो देख के लोग सवाल करते हुए पूछने लगे कि आखिर तुम एक बच्चे से कैसे हार गए जबकि उसे कोई शॉर्ट टेक्निक भी नहीं आती। तो शॉर्ट हॉल का मास्टर कहने लगा कि उसने एक बेसिक स्टैबिंग मूव का इस्तेमाल करके मुझे हरा दिया, जिसे मैं रोक भी नहीं पाया। तो लोग कहने लगे कहीं किन्मू चीटिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट हॉल के मास्टर को इतनी आसानी से बस एक बेसिक मूव का यूज करके हरा पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ये सब कुछ एल्ड्रेयाओ का साथी भी देख रहा था, इसलिए उसे भी किन्मू पे शक होने लगा। बट एल्ड्रेयाओ कहते हैं कि किन्मू को हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, हम ऐसे ही
ही किन्मू को जज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना होगा। उनके ये कहते ही हम इधर किन्मू को देखते हैं जो बारी बारी करके सभी हॉल मास्टर्स को हराता जा रहा था, लेकिन बिना रुके फाइट करने के बावजूद भी किन्मू एक दिन में 120 कल्टीवेटर्स को हरा नहीं पाता। 120 कल्टीवेटर्स को हराने के लिए किन्मू को 1.5 दिन का वक्त लग गया। अब इधर किन्मू चैलेंज करने के लिए डांस हॉल की मास्टर फू किंग्यू के पास आ गया, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसको देख के तो किन्मू भी शर्मा जाता है। उतने में ही किन्मू कहने लगा कि मुझे डांस करना नहीं आता, जिसपे फू किंग्यून कहती है अगर तुम्हें डांस करना नहीं आता तो फिर तुम हार मान सकते हो। बट किन्मू हार मानने का सुनते साथ ही कहने लगा कि ठीक है, मैं यहाँ पे डांस करने के लिए तैयार हूँ। उतने में ही फू किंग्यून कहती है कि तुम्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस मुझे डांस करने से रोकना है, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें विनर घोषित कर दूंगी। तो किन्मू इसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। अब फू किंग्यून यहाँ पे पर्दों के पीछे डांस करने लगती है, बट जब किन्मू पर्दों को हटा के चेक कर रहा था तब फू किंग्यून वहाँ पे नहीं रहती है, क्योंकि किंग्यून की चाल सांप की तरह है। उसी वक्त किन्मू फू किंग्यून के पाउडर को इस पूरे जगह पे फैला चुका, जिससे किन्मू किंग्यून के फुटप्रिंट्स को देख पा रहा है। तो इसी वजह से अब किन्मू फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए किंग्यून के ऊपर अटैक कर चुका, लेकिन वो किंग्यून को इंजर्ड होने से भी बचा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किंग्यून घायल हो जाए। किन्मू के इस गेस्चर को देख किंग्यून बहुत ही प्यार से अपने होठ के लिपस्टिक को किन्मू के माथे पे लगा चुकी और किन्मू से कहने लगी कि जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पे डांस हॉल आ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। इसी के साथ किन्मू शेफ फल्की मास्टर के साथ फाइट करते हुए उसे भी हरा चुका। तो शेफ फल्की मास्टर किन्मू से इंप्रेस होते हुए कहने लगी कि अगर तुम आगे के मास्टर्स को हरा ना पाओ तो तुम यहाँ पे आके मेरे साथ कुकिंग कर सकते हो, जिसपे किन्मू कहने लगा कि वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर वो हार गया तो फिर तुम लोग मेरी ग्रैनीसी को मुझसे छीन लोगे, मुझे किसी भी हाल में मेरी ग्रैंडमा को तुम लोगों से बचाना है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। जो सुनके शेफ फल्की मास्टर कहती है मुझे तुम पे यकीन है, तुम यकीनन अपनी ग्रैनीसी को बचा लोगे, इसलिए जाओ जाके अपने सभी चैलेंजर्स को भाजी पालक की तरह काट दो, और हाँ जब तुम्हारी मुलाकात ग्रैनीसी से हो तो उन्हें बताना कि मैं उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। जो कहते हुए वो किन्मू को चिकन सर्व करती है। तो किन्मू चिकन खाते हुए कहता है कि आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपके बारे में जरूर ग्रैनीसी को बताऊंगा। ये कहने के बाद वो बाकी के हॉल मास्टर्स को चैलेंज करते हुए बुरी तरह से उन्हें हराने लगा, लेकिन हॉल मास्टर्स को हराने की किन्मू की रफ्तार स्लो थी, जिस वजह से अब बस किन्मू के पास आज रात का ही वक्त बचता है। अगर किन्मू सुबह होने से पहले सभी मास्टर्स को हरा नहीं पाया तो वो अपनी ग्रैनीसी को कभी भी नहीं बचा पाएगा। इधर हॉल मास्टर्स को हराते हराते किन्मू की एनर्जी खत्म हो रही थी, इसलिए हॉल मास्टर्स को भी हराने में किन्मू को काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। अब किन्मू को बस 4 और हॉल मास्टर्स को हराना है, लेकिन एक एक करके चारों से फाइट करने का वक्त नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली है। तो इसी वजह से किन्मू तुरंत ही चारों हॉल मास्टर्स को एक साथ ही फाइट के लिए चैलेंज कर चुका, जो देख के तो लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि चारों हॉल मास्टर्स डीमन कल्ट के सबसे पावरफुल हॉल मास्टर्स है, जिनके पास चारों स्पिरिट बीस्ट की ट्रू बॉडी है। अब उतने में ही व्हाइट टाइगर हॉल की मास्टर किन्मू को अपने वाइटल थ्रेड में जकड़ चुकी, जिससे किन्मू निकलने के लिए इसे कट करने लगा, लेकिन इन थ्रेड्स को कट कर पाना आसान नहीं है। उतने में ही व्हाइट टाइगर हॉल मास्टर किन्मू पे लगातार अटैक्स करने लगी, जिनसे किन्मू बचने में स्ट्रगल करने लगता है। बट व्हाइट टाइगर हॉल मास्टर किन्मू को मारते हुए टॉर्टोइज मास्टर के पास भेज देती है, जो पहले से ही किन्मू की खातिरदारी करने के लिए तैयार था। इन लोगों से मार खा खा के किन्मू की हालत खराब होने लग चुकी, जो देख के ड्रैगन मास्टर भी किन्मू के ऊपर हाथ साफ करते हुए कहने लगा कि तुमने हम लोगों को एक साथ चैलेंज नहीं करना चाहिए था, हम लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट बॉडी है। तो किन्मू कहने लगा कि नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट बॉडी मेरे पास है, जिसे डोमिनेटिंग ओवरलोड बॉडी कहा जाता है। जो कहने के बाद किन्मू डिवाइन आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इन लोगों के एट्रीब्यूट पावर को कॉपी करते हुए इन्हीं लोगों पे यूज करने लगता है, जिस वजह से ये चारों मास्टर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन्मू ऐसा कैसे कर पा रहा है। अब फाइट करते हुए यहाँ पे सुबह भी होने वाली थी, मगर अब तक भी किन्मू इन चारों हॉल मास्टर्स को हरा नहीं पाया, जिस वजह से लोग क्यूरियस होकर बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुबह होने की वजह से ड्रैगन चिकन यहाँ पे बांग देने लगी। वहीं किन्मू सूरज निकलने से पहले पहले ही चारों मास्टर्स को हरा चुका, जिस वजह से डीमन कल्ट के सभी लोग खुशियां मनाने लगे। जो देख के एल्डर याओ के साथी एल्डर कहने लगे कि ये पहली मर्तबा है कि हमारे लोग अपने ही लोगों को हारता हुआ देख खुश हो रहे हैं। तो एल्डर याओ कहते हैं कि किन्मू ने आज चारों हॉल मास्टर्स को एक साथ हरा के इतिहास रच दिया है। खैर ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किन्मू को खुद उन लोगों ने ट्रेन किया है जो कि अपने अपने समय में लेजेंड थे। मगर किन्मू इसी हालत में चलते चलते ग्रैनीसी के पास जाने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि ग्रैनीसी अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जो कहते कहते किन्मू थकान के मारे नीचे गिर पड़ा, लेकिन ग्रैनीसी तुरंत ही किन्मू को थाम चुकी। साथ ही साथ वो किन्मू के लिए फिक्रमंद होते हुए यहाँ पे इमोशनल भी हो गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ग्रैनीसी के खातिर इस तरह से लड़ाई नहीं की थी। सच कहूँ तो ये सीन अब तक का सबसे इमोशनल सीन है। अब किन्मू पूरी तरह से ठीक होने के बाद कल्ट लीडर के थ्रोन पे बैठने वाला था, लेकिन किन्मू थ्रोन पे बैठने से मना कर देता है, क्योंकि ग्रैनीसी और बाकी के सीनियर एल्डर्स यहाँ पे खड़े रहे और वो बैठा रहे, उसे ये चीज गवारा नहीं। लेकिन ग्रैनीसी के कहने पे किन्मू फाइनली थ्रोन पे बैठ गया। तो ग्रैनीसी तुरंत ही किन्मू को कल्ट लीडर कह के ग्रीट करने लगी। जो देखते साथ ही किन्मू ग्रैनीसी को ऐसा करने से रोकने जाने लगा, बट ग्रैनीसी किन्मू को थ्रोन पे ही बैठे रहने का इशारा करती है। इस वजह से मजबूरन किन्मू को बैठना पड़ा। तभी एल्डर याओ चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहने लगे कि वो सभी नए यंग लीडर को रिस्पेक्ट दे। तो सभी लोग फौरन ही किन्मू को रिस्पेक्ट देने लगे। अब आखिर में एल्डर याओ भी किन्मू को रिस्पेक्ट देते हैं, तो किन्मू भी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगा।
जाएगा। इसी के साथ अब हमारा किन्मू ऑफिशियली डीमन कल्ट जैसे पावरफुल फैक्शन का लीडर बन चुका। वहीं ये सब देखने के बाद ग्रैंडपाजू खुश होते हुए कहने लगे थे आज से पहले इतना यंग और टैलेंटेड लीडर डीमन कल्ट की हिस्ट्री में अपीयर नहीं हुआ होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि डाजू कॉन्टिनेंट के एक मामूली से विलेज से मात्र 12 साल का लड़का डीमन कल्ट जैसे ग्लोरियस फैक्शन का लीडर बन चुका है तो लोग काफी ज्यादा हैरान होंगे। तभी ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे थे ये सब हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग का कमाल है। किन्मू ने आज साबित कर दिया कि हमने जो उसे सिखाया था वो जाया नहीं गया। उतने में एलरयाओ यहाँ पे विलेज में किन्मू को ड्रॉप करते हुए कहने लगते हैं बाहर का माहौल फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा केओटिक है, इसलिए किन्मू जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं पे रहोगे। तो ग्रैनी सी कहने लगी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वक्त आने पर किन्मू डीमन कल्ट पहुंच जाएगा। तभी किन्मू ड्रैगन एग के चिकन को निकालते हुए एल्डरयाओ को दे देता है और कहता है ये मेरी तरफ से आपके हॉल्स को तोड़ने का कंपनसेशन। जो सुन के तो एल्डरयाओ हंसने लगे क्योंकि किन्मू काफी ज्यादा भोला और नेक दिल है जो यकीनन फ्यूचर में डीमन कल्ट को अच्छी तरह से लीड करेगा। अब डीमन कल्ट के सभी लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हुए डाजू कॉन्टिनेंट से जाने लगे। इसी के साथ किन्मू डाजू कॉन्टिनेंट में ट्रेनिंग करते हुए 15 साल का हो चुका था, जिस वजह से किन्मू काफी ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट लग रहा है। उतने में ही हुओलिंगर कहने लगी कि ये ड्रैगन एलिफेंट बस रोज डीमन एप से मार खाने आ जाता है, बार बार मार खा के अभी से समझ आ जाना चाहिए कि डीमन एप ही इस जगह का बॉस है। अभी वोलिंगर का ये कहना ही था कि तभी किन्मू डीमन एप को अपना मैजिकल स्टाफ दे चुका, जिसको देखते साथ ही ड्रैगन एलिफेंट को समझ आ गया था कि डीमन एप को हरा पाना अब उसके बस में नहीं, इसलिए वो डीमन एप के सामने सरेंडर कर चुका। अब डीमन एप मैजिकल स्टाफ किन्मू को लौटाने आ गया, लेकिन किन्मू मैजिकल स्टाफ लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रखो, मेरे पास ये स्वॉर्ड है इसलिए मुझे मैजिकल स्टाफ की कोई जरूरत नहीं। मैजिकल स्टाफ को लेने के बाद डीमन एप काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि अब वो सच में इस इलाके का बॉस लग रहा है। उतने में ही किन्मू को आसमान में अजीब से बीस्ट दिखाई दिए जो डाजू कॉन्टिनेंट से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ी शिप भी डाजू कॉन्टिनेंट में इंटर कर गई, तो इसलिए अब किन्मू को कंफर्म हो चुका था कि ये बीस्ट यकीनन यहाँ के नहीं है। इस इतने बड़े शिप को देख के हुओलिंगर अमेज थी। वो कहने लगी यकीनन ये फ्लेम नेशन का शिप होगा। जो सुन के जब किन्मू डिवाइन आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए शिप को देखने लगा तो उसे जानने को मिला कि ये लोग तो एक मशीन का यूज करके डाजू कॉन्टिनेंट का मैप बना रहे हैं। इसलिए अब किन्मू को पक्का वाला यकीन हो चुका था कि होना हो ये फ्लेम नेशन के ही लोग होंगे, क्योंकि फ्लेम नेशन वाले कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव होते हुए सभी फैक्शंस और सिटीज को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तभी शिप के एक कैमरे ने किन्मू को डिटेक्ट कर लिया तो शिप का जनरल एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके किन्मू को चेक करने लगा, लेकिन उसे किन्मू में कुछ भी खास या गड़बड़ महसूस नहीं होता, इसलिए वो किन्मू को इग्नोर मार देता है। अब किन्मू तुरंत ही यहाँ से विलेज की तरफ जाने लगा ताकि वो इस बारे में अपने ग्रैंडपास को बता सके। उतने में ही हम कुछ असैसिन्स को देखते हैं जो फ्लेम नेशन के शिप का पीछा कर रहे थे। दरअसल ये लोग कुछ लोग ना होकर हजारों की तादाद की एक आर्मी थी और ये लोग यकीनन फ्लेम नेशन के दुश्मन होंगे। तभी सेवेंथ प्रिंस अपने कैबिन से बाहर आते हुए कहने लगे कि जो भी लोग हमारा पीछा करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। सेवेंथ प्रिंस को बाहर देख के जनरल कहने लगा प्रिंस आपका बाहर रहना खतरनाक है। तो प्रिंस कहने लगा मैं किसी से नहीं डरता, वैसे भी इतने अच्छे नजारे को मिस करना मेरी बेवकूफी होगी। उसका भी ये कहना ही था कि तभी काफी सारे असैसिन्स शिप पे हमला करने जाने लगे, लेकिन तुरंत ही शिप का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया जिसने पल भर में ही इन असैसिन्स को खत्म कर दिया, जिस वजह से डाजू रिवर खून से लहूलुहान हो जाता है, जिसको देख के तो हुओलिंगर भी हैरान थी। वो कहने लगती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक साथ हजारों लोगों को खत्म करके नदी में फेंक डाला। तो किन्मू इन डेड बॉडीज को चेक करते हुए कहने लगा कि ये दोनों पार्टीज तो फ्लेम नेशन से ही लग रही है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग अपनों को ही क्यों मार रहे हैं। अब किन्मू को कौन बताए कि बाहर की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं, भले ही ये लोग एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, मगर पावर और पैसा सगों को भी मारने पे मजबूर कर देता है। अभी किन्मू ये सोच ही रहा था कि तभी रिवर का बर्फ टूटते हुए रिवर के पानी को दूसरी तरफ डायरेक्ट करने लगा, मतलब कि रिवर के आसपास जितने भी बर्फ जमे हुए थे वो टूटकर नदी के पानी को ब्लॉक करने लगे, इसलिए नदी का पानी खुद ब खुद ही दूसरी तरफ डायरेक्ट हो गया। जो देखते साथ ही किन्मू यहाँ पे परेशान होने लगता है क्योंकि रिवर की ये बाढ़ आसपास के विलेजर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ऊपर से इस बाढ़ को रोकने के लिए किन्मू के ग्रैंडपास भी यहाँ पे मौजूद नहीं, विलेज में सिर्फ विलेज चीफ मौजूद है जो कि मूव नहीं कर सकते, इसलिए किन्मू को किसी और को ढूंढना होगा जो इस बाढ़ को रोकने में किन्मू की मदद कर सके। तभी किन्मू के दिमाग में एक पर्सन का ख्याल आया, लेकिन उसके पास जाने से पहले किन्मू इन सभी चीजों के बारे में ग्रैनी सी को बताना चाहता है, इसीलिए उसने हुओलिंगर को ग्रैनी सी के पास भेज दिया और अब वो खुद डीमन गर्ल के पास आ जाता है। दरअसल किन्मू डीमन गर्ल से ही मदद लेने वाला है। डीमन गर्ल जब किन्मू को दोबारा से यहाँ पे देखती है तो वो कहने लगी भला अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, मैं पहले ही बता देती हूँ मेरे पास जितना भी सब कुछ था मैंने पहले ही तुम्हें दे दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। तो किन्मू कहता है फिक्र मत करो, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बाढ़ को रोकने में मेरी हेल्प करो क्योंकि इससे काफी सारा नुकसान होगा। तो डीमन गर्ल कहने लगी नुकसान तुम लोगों का होगा, मेरा नहीं, मैं तो यहाँ पे गोल्डन स्टैचू की वजह से सेफ हूँ। तो किन्मू कहने लगा तुम सेफ तो हो मगर आजाद नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ। किन्मू की बात सुनकर डीमन गर्ल कहने लगी तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, भला तुम जैसा बच्चा इन चेन्स को कैसे तोड़ सकता है। उसका भी ये कहना ही था कि उतने में ही किन्मू ने इनमें से एक चेन तोड़ डाला, जिस वजह से गोल्डन स्टैचू एक्टिवेट होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे आजाद क्यों कराना चाहते हो, अगर तुम इसे आजाद कराना चाहते हो तो इसका मतलब तुम भी एक डीमन हो। तो किन्मू कहता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तुम अच्छा बनने का नाटक करते हुए यहाँ पे मेरिट्स को
इकट्ठा करते हो, जबकि तुम कभी भी बाढ़ को रोककर विलेजर्स की मदद नहीं करते। जो कहने के बाद किन्मू तुरंत ही बाकी के चेन्स को भी तोड़ते हुए यहाँ से डीमन गर्ल के साथ फरार हो गया। आजाद होने के बाद डीमन गर्ल काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट डीमन गर्ल के खुशी पे पानी फेरने के लिए गोल्डन स्टैचू भी बाहर आ गया, जिसने तुरंत ही गोल्डन बेल को एक्टिवेट करते हुए डीमन गर्ल के समेत किन्मू को भी ट्रैप कर लिया। गोल्डन बेल से निकलने के लिए किन्मू काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन गोल्डन बेल पे एक भी खरोच नहीं आता। उतने में एक स्पिरिचुअल शॉट आके गोल्डन बेल को काट चुका, जिस वजह से गोल्डन बेल से किन्मू और डीमन गर्ल आजाद हो गए। वहीं स्पिरिचुअल शॉट गोल्डन स्टैचू पे भी जा लगने वाला था, मगर गोल्डन स्टैचू स्पिरिचुअल शॉट को रोकने लगता है, बट इस शॉट को रोक पाना गोल्डन स्टैचू के लिए भी मुश्किल हो रहा था। फाइनली ये शॉट गोल्डन स्टैचू का किस्सा तमाम कर देता है। ये सब देखने के बाद किन्मू सोचने लगा था कि ये शॉट अटैक किसने किया होगा, बट तभी किन्मू को याद आया कि इस जगह पे एक ही शॉट मास्टर है, जो और कोई नहीं विलेज चीफ है। वहीं विलेज चीफ के ऊपर फ्लेम नेशन का एक परिंदा नजर रखे हुए था, जिसको देखते साथ ही विलेज चीफ तुरंत ही खत्म कर देते हैं और कहने लगते हैं शायद से लगता है डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही जल्द फिर से केओटिक होने वाला है। विलेज चीफ के ये कहते ही हम इधर किन्मू और डीमन गर्ल को देखते हैं, जो एक साथ काम करते हुए रिवर के पानी को रोक चुके। अब काम पूरा होने के बाद डीमन गर्ल यहाँ से जाने लगी, लेकिन किन्मू से रोकते हुए कहने लगा कि अभी तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए जमे हुए आइस जो कि पानी को ब्लॉक कर रहे हैं उसे खत्म करना होगा। जो सुन के डीमन गर्ल इसके लिए मना करते हुए कहने लगी भला मैं ये सब क्यों करूँ। तो किन्मू कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें डिवाइन गॉड्स परेशान न करे, तो उसके लिए तुम्हें मेरिट्स इकट्ठा करना होगा, जिससे तुम रिवर के ब्लॉकेज को हटा के इकट्ठा कर सकती हो। जो सुन के डीमन गर्ल तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई। वहीं इधर फ्लेम नेशन वालों ने क्राउन प्रिंस के ट्यूटर को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन अभी भी वो बर्फ में जमा हुआ है। तो अब जनरल तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए रॉयल ट्यूटर को आजाद करा चुका। रॉयल ट्यूटर के आजाद होते ही सेवेंथ प्रिंस उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर आपकी स्वॉर्ड कहाँ पे है। तो रॉयल ट्यूटर बताता है कि उसकी स्वॉर्ड एक बच्चे ने चुरा ली है, जो कि यहीं कहीं आसपास होगा, इसलिए उसे जल्दी ढूंढो। रॉयल ट्यूटर के ये कहते ही हम इधर किन्मू और डीमन गर्ल को देखते हैं, जिन्होंने रिवर के ब्लॉकेज को हटा दिया था, लेकिन इस वजह से रिवर का पानी तेजी से इन दोनों को निगलने आने लगा। बट वो तो अच्छा था कि ग्रैंडपा भी वक्त पे आते हुए किन्मू और डीमन गर्ल को बचा चुके। ग्रैंडपा बी को देखते साथ ही डीमन गर्ल तुरंत ही यहाँ से कल्टी मार चुकी। वहीं फ्लेम नेशन वाले भी ग्रैंडपा बी को अपने कैमरे से देख पा रहे थे, जिनको देखते साथ ही जनरल समझ चुका था कि ये तो वही स्पीयर गॉड है जिसने ली रिवर सेक्ट वालों को मारा था। ग्रैंडपा बी को देखते साथ ही रॉयल ट्यूटर मन ही मन कहने लगा कि अच्छा तो इस बंदे की वजह से किन्मू उस दिन मुझे हल्के में ले रहा था। अब फ्लेम नेशन वाले लोग पानी में अपने शिप को उतारते हुए उसे एक बीस्ट के जरिए आगे बढ़ाने लगे, जहाँ पे चलते चलते ये शिप किन्मू के पास आके रुक गया। जो देखने के बाद किन्मू सोचने लगा था कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी किन्मू यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी जनरल किन्मू से कहने लगा कि वो रॉयल ट्यूटर का शॉट वापस कर दे, लेकिन किन्मू ये शॉट देने से मना कर देता है। जो सुन के जनरल अब ग्रैंडपा बी से बात करने लगा। वो बातों ही बातों में ग्रैंडपा बी को धमकी देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले तुमने ही ली रिवर सेक्ट के लोगों को मारा था, तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि फ्लेम नेशन तुम्हें पनिश ना करे तो मैं जो कहता हूँ वो करो। जनरल की ये बात ग्रैंडपा बी को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो तुरंत ही रिवर के पूरे पानी को शिप की ओर कर देते हैं, जिस वजह से पूरी शिप अनबैलेंस हो गई। तभी अचानक से यहाँ पे ग्रैंडपाजू इस मौके का फायदा उठाते हुए शिप के सभी कीमती चीजों को चुरा लेते हैं, जिसके बारे में इन लोगों को बाद में पता चलता है। और जब इन लोगों को इस बारे में पता चला तो इनके होश ही उड़ गए। अब जनरल ग्रैंडपा जू को देखते हुए तुरंत ही कहने लगा था ये तो वही डिवाइन थीफ है जिसने हमारे इंपीरियल डिस्क को चोरी किया था, वो भी लाखों हजारों ट्रैप्स के रहने के बावजूद भी। जब एम्परर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही डिवाइन थीफ को पकड़ना चाहा, मगर वो डिवाइन थीफ को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने बस मुश्किल से डिवाइन थीफ के एक लेग को ही काट पाया। तो ग्रैंडपा जू ये कहते हुए यहाँ से जाने लगे कि मेरे पैर को संभाल के रखना, क्योंकि वक्त आने पे मैं उसे लेने जरूर आऊंगा। ग्रैंडपा जू के यहाँ से चले जाने के बाद ये लोग यहाँ पे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा मार्क्स यहाँ पे आते हुए इनके पूरे शिप को स्पाइडर वेब से ट्रैप कर लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शिप में अपना पॉइजन भी फैलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने वक्त रहते ही अपनी सांस को रोक लिया। ग्रैंडपा मार्क्स को देखने के बाद रॉयल ट्यूटर हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो पॉइजन किंग है, जो कि पॉइजन बीस्टों के साथ साथ पॉइजन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। जो सुनते साथ ही जनरल फौरन ही यहाँ से रिट्रीट करने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा बुच्चर पहले से ही इन लोगों के रास्ते को रोके हुए खड़े थे। अब ग्रैंडपा बुच्चर के बारे में एक सोल्जर जनरल को आके बताने लगा। वो कहने लगा कि एक आधा इंसान हमारा रास्ता रोके हुए खड़ा है। सोल्जर की बात सुनकर जनरल तुरंत ही ग्रैंडपा बुच्चर को देखने आ गया, और जब जनरल ग्रैंडपा बुच्चर की आधी बॉडी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सोचने लगा कि आखिर एक बीच से कटा हुआ बंदा जिंदा कैसे रह सकता है। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी ग्रैंडपा बुच्चर एक जोरदार स्लैश अटैक करते हुए पानी के साथ साथ इस बीस्ट को जकड़े हुए मोटे मोटे चेन्स को भी काट देते हैं। ग्रैंडपा बुच्चर का इस बीस्ट को आजाद कराने की वजह आपको आगे जानने को मिल जाएगी। इधर
इधर ग्रैंडपा बुचर के अटैक की वजह से ये पूरी शिप पलटने लगी। इनफैक्ट काफी सारे लोग पानी में भी जा गिरे जो यकीनन मारे जा चुके होंगे। अब अपने शिप को पलटने से बचाने के लिए जनरल वर्मेलियन बर्ड को एक्टिवेट करते हुए शिप को आसमान में पुल करने लगा। आखिरकार काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद जनरल ने अपने शिप को पलटने से बचा ही लिया। वहीं जाते जाते सेवेंथ प्रिंस चारों ग्रैंडपास को बड़े ही हैरानी और दिलचस्पी से देखने लगा। तभी जनरल कहता है कि ये लोग अगर हमें मारना चाहते तो अब तक तो हम यहाँ पे मारे भी जा चुके होते, लेकिन ये लोग बस हमें वार्न कर रहे थे ताकि हम दोबारा से यहाँ पे ना आए। बट अफसोस इनकी ये वार्निंग हमें तो डरा सकती है मगर इंपीरियल एडवाइजर को नहीं। वो यकीनन डाजू कॉन्टिनेंट को फ्लेम नेशन का टेरिटरी बनाने के लिए यहाँ पे हमला करेंगे। तो सेवेंथ प्रिंस कहने लगा ये सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, इनसे लड़ने के बजाय क्यों ना हम इनसे दोस्ती कर ले। अगर ये हमारी साइड आ गए तो वैसे भी हमारा फ्लेम नेशन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जिसपे रॉयल ट्यूटर कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, डिवाइन थीफ ने हमारे इंपीरियल डिस्क को चोरी किया है। तो सेवेंथ प्रिंस कहने लगा इंपीरियल डिस्क वैसे भी हमारे ट्रेजर हॉल में पड़े पड़े रखा रहता, अगर इंपीरियल डिस्क के जरिए हम इन एल्डर्स को अपनी साइड कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्मू पे आया जिसे ग्रैंडपाजू डाजू कॉन्टिनेंट के मैप के साथ साथ रॉयल ट्यूटर के सॉर्ड की मियान भी लाके दे चुके। इन दोनों चीजों के अलावा यहाँ पे एक पाउच भी था, जिस पाउच को देखने के बाद किन्मू काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि ये पाउच किसी लड़की का लग रहा है। अब किन्मू इसे साइड में रखते हुए पहले तो यहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ उन लोगों के हाथ डाजू कॉन्टिनेंट का मैप नहीं लगा, क्योंकि डाजू कॉन्टिनेंट का मैप अगर उन लोगों के हाथ लग जाता तो यकीनन वो लोग हम पे आसानी से हमला कर सकते थे। किन्मू के इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन टेम्पल पे आया जहाँ का डीमन आजाद हो चुका था, जो सब डीमन एप भी देख पा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। इस बारे में डीमन एप ने किन्मू को बता दिया था, इसलिए किन्मू परेशान होते हुए तुरंत ही अपने ग्रैंडपास को ये बताने आ गया। लेकिन ग्रैंडपास को डीमन के आजाद होने की जरा भी फिक्र नहीं थी। उन्हें तो एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा था कि ड्रैगन सिटी फ्लेम नेशन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने वाली है, लेकिन ये पीस ट्रीटी ना होकर डाजू कॉन्टिनेंट में फ्लेम नेशन के आर्मी को डिप्लॉय करने का एक तरीका था, जिससे आने वाले वक्त में फ्लेम नेशन कभी भी पूरे डाजू कॉन्टिनेंट पे फोर्सफुली कब्जा कर सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए अब विलेज चीफ किन्मू से कहने लगे कि ग्रैनीसी ड्रैगन सिटी जाने वाली है कल, तो तुम भी वहाँ पे जाओगे। याद रखना किसी भी हाल में हम ये पीस ट्रीटी होने नहीं दे सकते। विलेज चीफ के ये कहते ही अगले दिन ग्रैनीसी और बाकी के विलेज के लोग जो ट्रेड करने के लिए ड्रैगन सिटी जाना चाहते हैं वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए डाजू रिवर के गार्डियन बीस्ट को समन कर लेते हैं। दरअसल ये वही बीस्ट है जिसे ग्रैंडपा बुचर ने फ्लेम नेशन के चंगुल से आजाद कराया था। अब सभी लोग इस बीस्ट पे सवार होते हुए ड्रैगन सिटी की ओर जाने लगे, जहाँ जाते हुए किन्मू मनीमन फैसला करता है कि वो फ्लेम नेशन को डाजू कॉन्टिनेंट का माहौल बिगाड़ने नहीं देगा। अगर जरूरत पड़ी तो खुद किन्मू भी फ्लेम नेशन से भिड़ जाएगा। जो सब कहते कहते कुछ ही देर में किन्मू और बाकी के सभी लोग ड्रैगन सिटी के एंट्रेंस में पहुंच चुके, लेकिन अंदर जाने से सोल्जर्स इन्हें रोक देते हैं क्योंकि कुछ वीआईपीज यहाँ से गुजर रहे थे, जिनके जाने के बाद ही किन्मू और बाकियों को सिटी के अंदर जाने दिया गया। इस तरह का भेदभाव देखने के बाद किन्मू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मिशन के तहत यहाँ पे आया है। ड्रैगन सिटी में आ जाने के बाद किन्मू को यहाँ पे काफी सारे चमकदार स्टोन्स दिखाई दिए, जिन्हें स्टार स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, और ये अंधेरे जगह पे टॉर्च की तरह काम करते हैं, प्लस ये डार्कनेस से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टार स्टोन्स की ऐसी एबिलिटी जानने के बाद किन्मू काफी ज्यादा अमेज था। तभी ग्रैंडपा बी को रास्ते में एक गैम्बलिंग हाउस दिखाई दिया, जिसको देखते साथ ही ग्रैंडपा भी बहाना बनाते हुए गैम्बलिंग हाउस में चले गए। वहीं ग्रैनी सी को भी कुछ काम याद आ जाता है, तो इसीलिए वो किन्मू को मार्केट एक्सप्लोर करने का बोल के यहाँ से चली जाती है। मार्केट एक्सप्लोर करते करते किन्मू को एक मटका दिखा जो कि यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ये बाहर महंगे दामों में मिलता है, तो इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए किन्मू ने तुरंत ही इस मटके को खरीद लिया। इधर फ्लेम नेशन का सेवेंथ प्रिंस किन्मू को देख लेता है, तो इसीलिए वो कहने लगा कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका अभी ये कहना ही था कि तभी हम एक गरीब इंसान को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। जो देख के किन्मू को इस बंदे पे दया आ गया, बट उतने में ही सेवेंथ प्रिंस इस बंदे को पैसों से भरा एक पोटली दे चुका, जिसको लेके ये बंदा सेवेंथ प्रिंस का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगा। तभी किन्मू इस बंदे से कहने लगा कि तुम्हारा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए तुम डाजू कॉन्टिनेंट के विलेज एरिया में जाके क्यों नहीं रहते, वहाँ तुम छोटा मोटा काम करके भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। किन्मू के एडवाइस के लिए ये बंदा किन्मू को थैंक्स कहने लगा, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाने लगता है। उतने में ही किन्मू सेवेंथ प्रिंस को मोटा भाई बोल के ये मटका उसे दे चुका, क्योंकि सेवेंथ प्रिंस ने डाजू कॉन्टिनेंट के एक बंदे की मदद की है। मोटा वर्ड सुन के सेवेंथ प्रिंस लड़कियों की तरह गुस्सा करते हुए कहने लगा कि मैं अपने फैमिली का सेवेंथ चाइल्ड हूँ, इसलिए तुम मुझे सेवेंथ प्रिंस बोलो। तो किन्मू कहता है तुम लड़कियों की तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो वही बोला जो सच्चाई है। ये सुन के सेवेंथ प्रिंस कहता है बाय द वे हम लोग किसी से भी कुछ भी फ्री में नहीं लेते, इसलिए ये पैसे तुम अपने पास रखो। किन्मू को पैसे दे देने के बाद सेवेंथ प्रिंस यहाँ से जाने लगा, लेकिन वहीं किन्मू सेवेंथ प्रिंस का पैसा लौटाते हुए एकदम से गायब हो जाता है। अब इधर किन्मू को सिटी लॉर्ड के मेंशन
मेंशन की और कुछ पावरफुल लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग फैक्शंस के पावरफुल मास्टर्स है। वैसे तो इन लोगों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन ड्रैगन सिटी में होने के कारण ये लोग अपने आपसी रंजिश को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। तभी फ्लेम नेशन का जनरल भी यहाँ पे आ गया, तो सिटी लॉर्ड ने उसे मेंशन के अंदर भेज दिया, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता क्योंकि जनरल यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट का इंतजार कर रहा है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो गेस्ट यहाँ पे नहीं आया। इस वजह से एक बंदा यहाँ पे इरिटेट होने लगता है। उतने में उस इंपॉर्टेंट गेस्ट की एंट्री हुई, जो और कोई नहीं डीमन क्लैन के लीडर की वाइफ ग्रैनी सी थी। ग्रैनी सी यहाँ पे अपने यंगर फॉर्म में आई है, इसलिए किन्मू उन्हें पहचान नहीं पाता। ग्रैनी सी की खूबसूरती को देखकर लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लोगों की नजर तो ग्रैनी सी से हट ही नहीं रही थी। अब ग्रैनी सी सिटी लॉर्ड के पास आके कहने लगी, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? तो सिटी लॉर्ड कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। सही वक्त पे आने के साथ साथ मुझे लगता है कि आपने डीमन कैनन बुक भी अपने साथ लाया होगा। तो ग्रैनी सी कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है? ग्रैनी सी की आवाज सुन के किन्मू सोचने लगा था कि इस औरत की आवाज उसने पहले भी सुनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस औरत के पास डीमन कैनन बुक कैसे आया, क्योंकि डीमन कैनन बुक तो ग्रैनी सी के पास है। शायद से इस औरत का ग्रैनी सी से कोई कनेक्शन है। मुझे इस बारे में पता लगा कि ग्रैनी सी को बताना होगा। जो कह के किन्मू सोचने लगा कि वो कैसे मेंशन के अंदर जा सकता है। तभी उसे एक स्कीम दिखाई दिया, जिसके तहत किन्मू मेंशन में फाइट करके 100 गोल्ड कॉइंस कमा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि किन्मू इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि इस कंपटीशन का पूरा स्लॉट भर चुका है। जो मालूम होने के बाद किन्मू परेशान होते हुए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की किन्मू को आवाज देते हुए अपने पास बुला चुकी। तो किन्मू इस लड़की से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर अब तुम कौन हो? किन्मू की बात सुनकर ये लड़की सोचने लगती है, इसने तो मुझे पहचाना भी नहीं। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं, सेवेंथ प्रिंस है, जिसने मुसीबतों से बचने और डाजू कॉन्टिनेंट में खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए लड़के का भेष लिया था। अब ये लड़की किन्मू को बताने लगी कि मेरा नाम लिंगशुई है। जो सुनके किन्मू कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। उतने में ही लिंगशुई किन्मू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें मोटी दिखती हूँ? तो किन्मू कहता है, हाँ ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा फेस राउंड है। जो सुनते साथ ही लिंगशुई गुस्सा करने लगी। वो कहने लगी, राउंड फेस नेचुरल होता है। लिंगशुई के गुस्से को देख किन्मू को कुछ जानी पहचानी आभा होने लगी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये गुस्सा कहाँ देखा है। तभी लिंगशुई किन्मू से कहती है, अगर तुम मेंशन के अंदर जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जो सुनके किन्मू लिंगशुई के पीछे पीछे मेंशन के अंदर घुस गया चुपके से। मेंशन में चुपके से घुसने की वजह से सोल्जर्स इन्हें मेन हॉल में जाने नहीं देते। जो देख के लिंगशुई जनरल की तरफ देखने लगी। लिंगशुई को यहाँ देख जनरल भी हैरान हो गया, मगर अब वो सिटी लॉर्ड से सिफारिश करा के लिंगशुई और किन्मू को अंदर बुलवा लेता है। जनरल को यहाँ पे देखने के बाद किन्मू कहने लगा, मैं तो काम से गया, यहाँ पे तो फ्लेम नेशन के लोग भी है। तभी लिंगशुई किन्मू को यहाँ मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के बारे में बताते हुए कहने लगी कि ये सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स है, जो कि पावरफुल फैक्शन से बिलोंग करते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर ये सिटी लॉर्ड है, जो कि लाइफ एंड डेथ रियलम को अचीव कर चुका है। जो सुनके किन्मू कहने लगा था, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? क्या तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगी? किन्मू के इस सवाल का लिंगशुई जवाब देती है कि ये तो एक सीक्रेट है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी डार्क वैली का मास्टर ग्रैनी सी से सवाल करते हुए पूछने लगा, चलो बताओ कि हमें यहाँ पे गैदर करने का तुम्हारा क्या मकसद है? तो ग्रैनी सी कहने लगी, मेरे पास डीमन कैनन है, जिसको कि अगर कोई हासिल कर ले तो वो ट्रू गॉड लेवल को भी अचीव कर सकता है। तो मैं बस यहाँ पे डीमन कैनन के असल मालिक को ढूंढने आई हूँ। जो सुनके जनरल तुरंत ही कहने लगा कि उसे डीमन कैनन बुक में कोई भी दिलचस्पी नहीं। जिसपे ग्रैनी सी कहती है, ऐसा है तो इसका मतलब अब ये सिटी लॉर्ड के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर सिटी लॉर्ड है। दरअसल जनरल ने इतने कीमती ट्रेजर को लेने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि डीमन कैनन बुक डीमन कल्ट का एक सेक्रेट ट्रेजर है, जो अगर उसने ले लिया तो फिर डीमन कल्ट हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएगा, और हो सकता है इस वजह से फ्लेम नेशन और डीमन कल्ट में आपस में जंग हो जाए। उतने में ही ग्रैनी सी कहने लगी, डीमन कैनन की वजह से पीस ट्रीटी साइन करते वक्त सिटी लॉर्ड फ्लेम नेशन से ज्यादा मुनाफा डिमांड कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही डार्क वैली का मास्टर समझ चुका था कि ग्रैनी सी जबरदस्ती सिटी लॉर्ड का नाम लेके कंपटीशन बढ़ा रही है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डार्क वैली के मास्टर का भी ये कहना ही था कि तभी उसके पीछे एक खतरनाक ड्रैगन समन हो गया, जो और कोई नहीं सिटी लॉर्ड है। दरअसल सिटी लॉर्ड डार्क वैली के मास्टर की बात सुनकर गुस्सा हो रहा है। इसी गुस्से के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना।